फिजियोलॉजी के अंदर जो 4-5 चैप्टर हैं हमारे, उस हर एक चैप्टर से 3 से 4 पोटेंशियल क्वेश्चंस आते हैं। लाइक तुम्हारा 12 से 16 नंबर इज़ लाइक मिनिमम एंड एवरेज तुम गेन कर सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिंपल सा चैप्टर रखना, ठीक है? और इससे कौन-कौन से सब टॉपिक्स आ रहे हैं नीट के अंदर, उसका भी एनालिसिस रखा हुआ है। आओ दिखाता हूँ। तो इसको बस अपने को करना है और इसके बाद आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा कम से कम 8 से 12 नंबर तो आएगा ही आएगा। क्योंकि हर साल 20 से 30 साल के एनालिसिस में इन 2 टॉपिक से भाई हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। चाहे मिक्स कॉन्सेप्ट पे आ जाए, चाहे कैसे भी। मैच द कॉलम ज़्यादातर आता है इसका। सो लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का इसका मैंने शॉर्ट्स डाला हूँ एक बहुत अच्छा सा। बाकी इसमें बताऊँगा भी कैसे इसकी ट्रिक्स है। एकदम एफर्टलेसली याद हो जाएगा, ठीक है? सो 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी भी फॉर्म में, ओके? बाकी CO2 O2 का ट्रांसपोर्ट और अपना जो HB डिसोसिएशन कर्व है, उसका सिग्मोइड कर्व क्यों है, उसके बारे में बहुत आया है, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद क्लिनिकल डिसऑर्डर का वो लाइक अपना तुम्हारा बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनमें से मिक्स करके देगा कि मान लो केमिकल कंट्रोल से निकाल के दे दिया कसिंग डिसीज एंड ऑल, ठीक है? और इसका एक दे दिया, तो ऐसे भी अपना डिसऑर्डर वाले भी चैप्टर है, ठीक है? सो 1 घंटे के अंदर ये छोटा चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है? PYQ एंड ऑल सब कुछ है, ओके? सो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब होता है कि तुम भाई कुछ भी ऐसा इनहेल करो और एक्सहेल करो, सिंपल सा, ठीक है? और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है कि आदान प्रदान किसी भी गैसेस का, जो कि अपना CO2 O2 जो भी कुछ है ये हम करते हैं, ठीक है? सो ये डाइजेस्टिव वाले चैप्टर के बारे में बात करें कि जो ऑक्सीजन है हम उसको यूटिलाइज करते हैं, वही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन का यूज़ करके हम एनर्जी लेते हैं ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स को तोड़ के। और जो CO2 है जो कि वेस्ट है हमारे लिए, उसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन से फेंकते हैं। सो अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो अपना कैटाबॉलिक रिएक्शन है क्या उसी से हमारे हार्मफुल वेस्टेज एंड ऑल निकलता है, लाइक CO2 एंड ऑल, तो ये हमारा जैसे इंट्रो हो जाएगा, ठीक है ना? लाइक जब भी तुमने नोटिस किया होगा एनाबॉलिक प्रोसेस में होता क्या है कि 2 या फिर 3 अपने मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलके कुछ अच्छा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है? सो कार्बन स्केलेटल वहाँ पे होता है। वेयर अगर मेरा यहाँ पे होता है कि कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन में होता क्या है कि कुछ भी बड़ा मॉलिक्यूल है उसको तोड़ते हैं सबसे सिंपलर फॉर्म में या फिर सेमी सिंपलर फॉर्म में, जो भी अकॉर्डिंग टू योर नीड, और जो वेस्ट रहता है वो निकलता है। सो यहाँ पे भी सेलुलर रेस्पिरेशन पे अपना CO2 एज अ वेस्ट निकल रहा है, ठीक है? ये आदान प्रदान जो है गैसेस का, ये हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है सेल के बिटवीन, ओके? और रिलीज आउट होती है CO2। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को यहाँ पे एकदम सिंपल लिख दिया कि ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग है। पर जब हम फर्दर चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में और अच्छे से बताया कि कैसे क्या मैकेनिज्म एंड ऑल, ठीक है? सो ब्रीदिंग सिंपल इनहेल और एक्सहेल है, और रेस्पिरेशन जो है वो आगे बताएगा अच्छे से, ठीक है? सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये डिपेंडेंट होता है 2 चीज़ों पे। सबसे पहले उसका रहन-सहन कहाँ पे है, कि वो कहाँ रह रहा है। नाले पे रह रहा है तो भाई उसका नाले के अकॉर्डिंग बॉडी रहेगी कि उसको भाई बदबू से प्रॉब्लम ना हो एंड ऑल, ठीक है? और अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर सेल वाला है तो उसका सिंपल बॉडी से होना चाहिए, क्योंकि अब सेल है तो उसके अंदर फेफड़ा तो उग नहीं आएगा, सिंपल सा, ओके? सो आओ दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होती है वो सभी के पास अलग अलग होता है। अगर कीड़ा है तो उसके पास अलग, अगर इंसान है तो उसके पास अलग होगा, चाहे लंग्स हो या फिर कुछ भी, ठीक है? हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे स्पंजेस, निडेरिया या फिर सीलन डेटा जो होता है, प्लेटफॉर्म्स, ये सारा कुछ अपना ऑक्सीजन का आदान प्रदान करके सिंपल डिफ्यूजन से जो कि उनके बॉडी से ही हो जाता है, ओके? ज़्यादा कुछ अलग से नहीं है, क्योंकि ये सेलुलर एजिटेशन है कि लाइक जस्ट 6-7 सेल हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म बना लिए हैं, और थोड़ी बहुत है कि एनिमल लाइक है, ओके? अर्थवॉर्म जो है वो अपना मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है। मॉइस्ट क्यूटिकल क्या होता है? जस्ट एक लेयर होती है। मॉइस्ट मतलब कि गीली सी क्यूटिकल की लेयर है। तो अर्थवॉर्म के ऊपर ये जो लेयर है ये हेल्प करती है आदान प्रदान करने का गैसेस का, सिंपल सा, वही कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन करने में हेल्प करेगा, ओके? और इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ओके? अभी इंसेक्ट है उसके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लाइक इनकम्प्लीट वाला सुना ही होगा तुमने, ठीक है? स्पाइरिकल्स होते हैं ऑल, ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस, वही सिंपल सा। अब होता क्या है कि एक स्पेशल वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज्ड मतलब कि वेसल, दुनिया भर की ब्लड वेसल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम गिल्स बोलते हैं। वेरेज एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा के अंदर और मोलस्का के अंदर हमको देखने को मिलता है, ओके? जो कि गिल्स जो है मेरा एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर देखने मिलेगा। वेरेज अगर मैं बात करता हूँ वेस्कुलराइज्ड बैग की, ये ध्यान देना, ये बैग लिखा हुआ और ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। बैग की तो वो लंग्स होते हैं, ओके? और वो हमारा टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स यूज़ करते हैं। फिश तो अपनी वही गिल्स यूज़ करेगी, बाकी सब जो अपना रेप्टाइल आ गया, बर्ड आ गया, मैमल्स आ गए, ये सारा रेस्पायर करेगा फ्रॉम द अपना लंग्स। अब जैसे एम्फीबिया है ना, तो इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि ये सबसे पहली बात तो अपना जो इसका थिक लेयर होता है वो उससे भी कर सकता है, क्यूटिकल से, और या फिर तुम स्किन बोल दो, सिंपल सा, ठीक है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और दूसरा होता है कि दूसरा क्या था? लंग्स। तीसरा क्या? लंग्स में ये नेगेटिव प्रेशर एंड ऑल जबरदस्ती अपने बगल कैविटी से अंदर ढकेलता है एयर, तब जाके होता है। लाइक इसने नोज भी बंद कर रखा है अपना और मुंह भी बंद कर रखा है, तो स्पेस बचती नहीं है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस बॉल शुरू लगता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, उसकी वजह से होता है, ठीक है? बाकी इतना कुछ जानना है नहीं इसके बारे में। और गिल्स का तो तुम्हें पता ही है कि ओपर्कुलम वगैरह ऐसा जो कि फिल्टर करता है, सिंपल सा। सो समरी इसकी क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा इस पर? सबसे पहली बात हमने देखी कि बॉडी सर्फेस है जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो कि ऐसे ही घटिया से हैं, जिनके पास कुछ अच्छा सा
ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ना ही कुछ रहन सहन अच्छा सा। तो सिंपल डिफ्यूजन करते हैं बॉडी सर्फेस से। वेयर अगर मैं बात करता हूँ एनालिट्स की या फिर अर्थवॉर्म्स की, ठीक है, तो ये मेरे मॉइस्ट क्यूटिकल्स अपनी लेयर से करेगा क्यूटिकल रेस्पिरेशन। अब वैसे लाइक गिल्स होते हैं आर्थ्रोपोडा एक्वेटिक वाले में, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में रहेगा, और मोलस्का के अंदर, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द, अगर ऐसा लिख देता है ऑल आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का मस्ट हैव अपना गिल्स एंड वेस्कुलराइजेशन, तो फिर वो एजर्शन जो है थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट जो है वो ज़्यादातर सही रहता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी तुम कभी भी एक टाइप पे जज नहीं कर सकते कि बस यही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंने स्लाइड चुरा के लाई है अपने टीचर से। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में स्पंजस ये सारा कुछ आता है जो कि बॉडी सर्फेस से करेगा। एनालिट्स जैसे अर्थवर्म्स ये क्यूटिकल से मॉइस्ट स्किन से करेगा। क्रस्टेशियंस ये क्रैब और प्रॉन्स जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो कि ब्रैंकियल्स गिल होगा। एक्टिडिया जो स्पाइडर और स्कॉर्पियन की है वो अपने बुक लंग्स होते हैं, बेसिकली ये लंग नहीं होता, बुक लंग्स होता है, जो कि फेक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। अपने बुक में नहीं है, बाकी है तो अच्छा कंसेप्ट। इंसेक्ट वही अपना ट्रैकेल ट्यूब्यूल्स करेगा। लिम्स ये टैब वगैरह है जो कि बुक गिल से काम करेगा। मोलस्का की अगर हम बात करते हैं तो निडेनियल गिल्स रहेंगे, वेस्कुलराइज्ड वाले सिंपल से। बाकी हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमा और पाइसेस ये सारा कुछ गिल्स है। ये फिर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। बाकी सब तुम एनिमल किंगडम में पढ़ोगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं था, ठीक है। सो आओ अभी इसको करते हैं हम, थोड़ा सी हटा दूंगा। सो सबसे पहले तुम्हारा जो पैसेज शुरू होता है पाथ ऑफ द एयर, वो तुम्हारे नाक से शुरू होता है, जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होता है। इसके बाद जब तुम एयर अंदर लेते हो तो जहाँ पे बहुत सारे फाइन लाइक हेयर्स होते हैं तुम्हारे नाक के अंदर, वो मेरा नेजल पैसेज कहलाता है। फिर मेरा नेजल चैम्बर आता है। अच्छा तुमने कभी भी देखा होगा कि कुछ लोगों का अगर नाक कटा हुआ किसी की का देखा होगा तुमने, तो जो एक्सटर्नल नोज होता है वो अलग रहता है, और बाकी जो एकदम एंड पे रहता है तुम्हारे मुंह पे स्कल देखा ना कभी, वहां पे देखा होगा कि ऐसा कुछ दो अपना रहता है। सो वो एक्चुअल में नेजल चैम्बर होता है, स्टार्ट होता है, ओके। इसके बाद मेरा फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स और लेरिंग्स को याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, पी से पहले होता है और पी से फेरिंग्स होता है, ठीक है ना। एबीसीडी वाले कॉन्सेप्ट मत लगाना, यहाँ पे पी से पहले पी से फेरिंग्स, तो फेरिंग्स पहले आता है, ठीक है। इसके बाद लेरिंग्स आता है जो कि कार्टिलेजिनस अपना है, और ग्लोटिस ग्लोटिस से कवर करता है ताकि विंड पाइप में फूड ना चला जाए, ओके। बाकी इसके बाद ट्रैकिया स्टार्ट होता है फ्रॉम द मिड थोरेसिक कैविटी और फिफ्थ वर्टिब्रा। पढ़ा ही होगा अपना लोकोमोशन में, नहीं पढ़ा है लोकेशन तो जाके देख लो, लोकेशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर मेरा, ठीक है ना, बहुत ईजी और बहुत अच्छा है वो। अब ब्रोंकाई जो रहता है वो लेफ्ट राइट वाला अपना रहेगा, ठीक है ना, दो टाइप ट्री लाइक चमकती रहती है, ऐसे 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 बनाता है, ठीक है, समथिंग। इसके बाद तुम्हारा ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई फिर शुरू होता है। मेन जो ये एक्सचेंज वाला पार्ट आता है वो एल्वियोलाई यहाँ पे होता है, एक्सचेंज पार्ट, बाकी ऊपर का सारा कंडक्टिंग पार्ट रहेगा, ठीक है ना। ये बस नाम है कि भाई जहाँ पे एक्चुअल में गैस एक्सचेंज हो रही है उसका हम नाम दे देते हैं, ठीक है ना। सो आओ एनसीईआरटी में देखते हैं इसको कैसे दिया होगा। बहुत प्यारा सा चैप्टर है मेरे दोस्तों, और वैसे भी यहाँ से तो क्वेश्चन आता भी नहीं है, बेसिक बेसिक कॉमन सेंस है, 9वीं 10वीं से पढ़ रहे हो तुम ये सब, ठीक है ना। पेयर ऑफ जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है वो सारा कैसा है, अपना नेजल चैम्बर पे ले जाएगा, फिर नेजल पैसेज आता है, वहाँ पे फेरिंग्स से ओपन होगा ये, ठीक है ना। फेरिंग्स पी से पहले पी से फेरिंग्स, उसके बाद तुम्हारा लैरिंग्स आएगा, लैरिंग्स रीजन, ठीक है ना। अच्छा जो फेरिंग्स होता है वो एक कॉमन पैसेज होता है फॉर द फूड एंड एयर। अब कॉमन पैसेज है तो कुछ तो चाहिए ना डिटरमाइन करने के लिए कि भाई ये फूड इधर जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए, वरना तो सब कुछ मिक्स मैच हो जाएगा ना। पता लग रहा है भाई तुम खाना खा रहे हो और तुम्हारे फेफड़ों में वाटरमेलन उग जाए, हाँ बहुत अजीब साउंड कर रहा है ना, क्योंकि ऐसा होता नहीं। आओ आगे देखते हैं। तो फेरिंग्स जो होता है वो अपना होता है यही सब डिफरेंशिएट करेगा। अब फेरिंग्स जो होता है वो ओपन करता है लैरिंग्स वाले रीजन में, जहाँ पे हमने उसके बाद लैरिंग्स रीजन से आता है ट्रैकिया उसके बाद। सो जो लैरिंग्स होता है एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है, ठीक है ना, एक डब्बा सा रहता है ऐसा सा, ठीक है। और यहाँ पे दुनिया भर की वो रहती है कॉर्ड्स टाइप की, गिटार देखा है ना कभी, तो गिटार की जैसे स्ट्रिंग्स रहती हैं वैसे ही हमारा लैरिंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर रहता है, जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, वोकल बॉक्स, ठीक है। सो हेल्प करेगा अपना साउंड प्रोडक्शन, साउंड बॉक्स एंड ऑल, ठीक है। अब जब भी तुम खाना लेते हो ना तो डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई ये आदमी यहाँ जाना चाहिए, ठीक है ना, कौन नर्क जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा वाला चित्रगुप्त जो हमारा बॉडी का, वो अपना ग्लोटिस है, एपिग्लोटिस, ठीक है ना। ग्लोटिस जो है वो एरिया है ऐसा रहता है, ठीक है ना, उसके बाद ट्रैकिया शुरू होता है, और जो एपिग्लोटिस है वो एक ऐसा फ्लैप होता है। सो फ्लैप जो होता है और इसी के पीछे ही विंड होती है, विंड पाइप होती है, और इसी के आगे, ठीक है ना। सो होता क्या है कि जो अपनी विंड पाइप है जब तुम खाना खाते हो तो ये जो फ्लैप है ऐसे कवर कर लेता है अपना विंड पाइप को, विंड पाइप मतलब कि वो वाला ट्रैकिया एंड ऑल, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। और अच्छा जब भी तुम खा लेते हो ना ऐसा खाना, तो जो विंड पाइप में गलती से चला जाता है, तुम अपनी अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रहे होते हो कि यार आज उसने मैसेज नहीं किया, अब क्या होगा मेरी जिंदगी, तो फिर बीच में तुमको हिकअप्स आते हैं, मतलब हिचकी। तो इसलिए होता है क्योंकि लैरिंग्स के अंदर थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल गिर गया था, ओके। सो थिन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप है, एपिग्लोटिस कहलाया जाता है। इंटर करेगा फूड लैरिंग्स के अंदर, ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि मिड थोरैसिक कैविटी से शुरू होता है। अच्छा भाई बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज थोरैसिक कैविटी एंड व्हाट इज एब्डोमिनल रीजन, ठीक है ना। पहले मैं भी होता था कंफ्यूज, अरे ये क्या बना दिया मैंने, ठीक है। मान लो ये तुम्हारी बॉडी है पूरी, ये तुम्हारा हाथ है और ये सब कुछ, ठीक है, और ये तुम्हारा पूरा अपर वाला बॉडी का पार्ट है और ये इसका चिंटूगोस है, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर वाला रीजन जो है वो सारा कुछ थोरैसिक कहलाया जाता है, और इसका सारा नीचे वाला एब्डोमेन कहलाया जाता है, ठीक है।
सो थोरेसिक मतलब एब्डोमेन के ऊपर। ये अरे यार ये क्या है, डायफ्राम के ऊपर वाला सारा पार्ट थोरेसिक कहलाता है, और डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट जो है वो सारा कुछ क्या कहलाएगा, एब्डोमेन। अच्छा ये जो डायफ्राम है मेरा, इसको मैंने थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छा रहे। अच्छा डोम शेप सा, ठीक है ना, और बाकी एक्सपायरेशन रेस्पिरेशन में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये थोरेसिक और एब्डोमेन का हो गया कि कौन सा रीजन थोरेसिक कैविटी होती है, कौन सी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, कैविटी मतलब जगह है, डिवाइड करेगा एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक कैविटी। अच्छा जो इसी के पीछे तुम्हारी वर्टिब्रा शुरू होती है, ठीक है ना, यहाँ तक तो तुम्हारा पूरा ब्रेन का हुआ क्या, 1 2 3 4 5 ऐसा करके। सो यहाँ पे तुम्हारा ट्रैकिया शुरू हो जाता है, फिर ये ट्रैकिया ऐसे ऐसे डिवाइड करता है, ठीक है, और यहाँ पे दुनिया भर के तुम्हारे फेफड़े, और ये एब्डोमेन भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। तो ये क्या हो गया, हाँ मेरी भावनाएं समझ जाना तुम बस, कि ये मान लो तुम्हारा एब्डोमेन है, ओके, और लंग्स वहाँ पे। नाइस, रुको दोस्तों, पहले ही ठीक था। हाँ, राइट लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, ओके। सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से फिर अपना करेगा, फिर ब्रोंक्यूल्स का और ब्रोंक्यूल्स होगा, ठीक है, फिर पूरा ऐसा। अच्छा ये सारा कुछ जो ब्रोंकाई, ये सारा कुछ रहती है टर्शरी सेकेंडरी फोर्टरी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो रहते हैं, ये सारा तुम्हारा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है, ठीक है ना। सो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स तुमको कहाँ से दिखेंगी, ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकीओल्स तक, ठीक है, इनिशियल ब्रोंकीओल्स तक दिखेंगी तुमको क्या, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे अपना बहुत सारा थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, फिर से वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक, यहाँ पे भी बोल रखा था इसने कि वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कहाँ गया इसका, रुको दोस्तों मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ गया, हाँ ये वेराइज वेस्कुलर बैग लाइक, वहाँ पे वेस्कुलर बैग बोला गया है, ठीक है ना, वेस्कुलाइज बैग जो है वो लंग्स है, वो बोला है यहाँ पे। और यहाँ पे इसने बोल रखा है कि जो मेरा ये है वेस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर वो एल्वियोलाई है। एक वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है वो गिल्स है, एक वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई है, ठीक है, जो कि ब्रांच करेगा अपना नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई कंप्राइजेस ऑफ द लंग्स एंड ऑल, ठीक है ना। हमारे पास दो फेफड़े होते हैं जैसा आप सबको बताइए, और उन फेफड़ों में भी दो पन्नी चढ़ी है, आई मीन दो लेयर चढ़ी हुई है, जिसको हम प्लूला बोलते हैं। पन्नी मतलब प्लूरा, ठीक है, विद द प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम, और उसी पन्नी के बीच में तुमने तेल भर रखा है जिसको तुम बोलो प्लूरल फ्लूइड। अच्छा वो तेल क्यों भर रखा होगा प्लूरल फ्लूइड, ताकि तुम अपना रिड्यूस कर सको फ्रिक्शन और लंग सरफेस का, तो लाइक एक दूसरे से फ्रिक्शन जनरेट ना हो, सिंपल सा, और फ्रिक्शन जनरेट करता है तो वो थोड़ी सी डबल एज सॉर्ड होती है, तुमने पढ़ा होगा एनएलएम में। चलो दोस्तों फिजिक्स में नहीं घुसते। अच्छा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। हाँ, तो ये एपिग्लोटिस है, और यहीं पे लगा दो तुम एक ढक्कन, एपिग्लोटिस उसको कह दो, एक सेकंड, ठीक है, तो ये ग्लोटिस का रीजन है और ये एपिग्लोटिस है, ढक्कन ऐसे बंद कर लेता है, ठीक है। ये लैरिंग्स है तुम्हारा डब्बे जैसा स्ट्रक्चर, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। लैरिंग्स जो है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ठीक है। और जो ट्रैकिया है शी शेप की जो रिंग्स है कार्टिलेजिनस, ये वो हेल्प कर रही है, ठीक है। अब जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो है यहाँ तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक तुम्हारा सेम ही वाला कि हाँ, शी शेप जो है, शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो प्रेजेंट है फॉर सपोर्ट, कहाँ से, ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद अच्छा ये वाला जो लंग होता है ये थोड़ा सा पिचका हुआ होता है, ये कार्डियक नॉच कहते हैं इसको, इस वाले रीजन को, इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। नॉच मतलब कोना, ठीक है। सो हमारे दिल के लिए स्पेस बना रखा है हमारे फेफड़े ने, उसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। और ये सारी जो अपनी पन्नी है, मेरा मतलब मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और पन्नी के बीच में भरा हुआ तेल प्लूरल फ्लूइड कहलाता है, रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन, अरे ब्रोंक्यूल्स एंड ऑल, ठीक है ना। अब दो टाइप की एल्वियोलाई होती है जिसको हम सेल न्यूमेटोसाइट्स बोलते हैं। प्राइमरी न्यूमेटोसाइट गैसेस एक्सचेंज करेगी, सेकेंडरी न्यूमेटोसाइट जो है सरफेक्टेंट होती है जो कि रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन अगेन, लेसिथिन नाम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो सब रहता है, ठीक है ना। अब इसको हम ब्रोंकस कहते हैं जहाँ से डिवाइड करता है। अच्छा ये सारी जो है ये कट एंड्स हैं फॉर द रिपकेज, रिपकेज ऐसे ऐसे होता है ना, कवर करता है। तुमने ऑपरेशन अगर कभी देखा हो भाई, अगर तुम एक्चुअल में डॉक्टर लेवल टाइप सा हो, ऑपरेशन थिएटर वाले आदमी, तो तुमने देखा होगा कि वो भाई ऐसा काटते हैं अगर उसको हार्ट की सर्जरी करनी होती है, ऐसा वैसा करके स्टर्नम स्टर्नम, ठीक है। और ये हमारे फेफड़े का है ऐसे। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया सब कुछ कि नॉस्ट्रल ये सारा कुछ फेरिक्स वेरिक्स रहता है, बाकी इसमें कुछ काम का है नहीं, बस तुमको ट्रैकिया जो स्ट्रेट ट्यूब है उसकी जो एक्सटेंडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो मिड थोरेसिक कैविटी, वो भी फिफ्थ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करता है, ये काम का है, ठीक है। और अगर तुमसे क्वेश्चन आए कि जो ट्रैकिया वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द फिफ्थ थोरेसिक कैविटी, तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो अपनी ये थोरेसिक कैविटी मतलब ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि अपना एक्सटेंड करेगी फ्रॉम द टू
मिक्स्ड थोरेसिक कैविटी, मतलब कि ये जो अपने ट्रैकिया है मिड थोरेसिक कैविटी तक आएगी। इसके बाद ये फर्दर जो डिवाइड कर रहा है ये फिफ्थ से डिवाइड हो रहा है। तो अगर तुमको कोई कह दे कि ट्रैकिया भाई स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, ये जो अपना फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ना कि शुरू हो रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन बना सकता है अगर भाई किसी का दिमाग घूम गया, बना लेता है। कभी कभी तो लगता है कि मैं टीचर ही हूँ यार पूरा। ठीक है, अब कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट बस कुछ नहीं होता। कंडक्शन का मतलब तुम्हें क्या लगता है कि हाँ भाई कुछ जाने दे रहा है, कुछ अलाउ कर रहा है ना। सो या फिर कुछ प्रोग्राम कर रहा है ना कुछ, ठीक है। सो क्लियर एयर भेजेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा और टेम्परेचर बैलेंस करेगा। फिर ये सब करने के बाद वो भेजेगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये सारा मेरा कंडक्टिंग पार्ट कहला जाएगा। इसके बाद रेस्पिरेटरी पार्ट बोल लो, एक्सचेंज पार्ट बोल लो, ये सारा हमारा बस एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स में होता है। डक्ट माने कुछ ना भाई तुम्हारे पानी भरने की पाइप, अरे मेरा मतलब एल्वियोलाई के अंदर वाली, जो कि एक्चुअल साइट होती है O2 और CO2 के बिटवीन एक्सचेंज करने का ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर जहाँ होती है, ठीक है, एक्सचेंज। सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो रहता है वो सारा कुछ कॉन्स्टेंट करेगा, बनाएगा कंडक्टिंग पार्ट को, एल्वियोलाई और जो फर्दर उसकी डक्ट्स होती हैं रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट, हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक एयर को, क्लियर करेगा मेरा फॉरेन पार्टिकल्स को, ह्यूमिडिफाई करेगा, और क्या करेगा कि एयर जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर की वो अपना नॉर्मल ले आएगा। पता लग रहा है भाई तुम एकदम हीटर पे बैठे हुए हो, गरम गरम हवा इनहेल किया और तुम्हारे फेफड़े ही जल गए। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि तुम्हारे पास कंडक्टिंग एरिया है। कंडक्टिंग एरिया मतलब क्या? ठंडा करने वाला, साफ करने वाला, और ह्यूमिडिफाई थोड़ा सा पानी डालने वाला, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि किसी चीज के अंदर थोड़ी सी नमी आ गई है, कि तुम अगर ऐसे हाथ रखते हो तो तुम्हारे को बहुत सारा वाटर वाटर फील हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट जो है वो एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन होती है O2 और CO2 की बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। लंग्स जो है वो सिचुएटेड होगा इन द थोरेसिक चैम्बर, फॉर्म करेगा अपना डोर्सली। अच्छा, ये जो है एयर टाइट चैम्बर होता है। ऑफ कोर्स एयर टाइट नहीं रहेगा तो हवा इधर उधर से निकल जाएगी। अच्छा, तुमने कभी देखा हो हॉट एयर बलून? वो भी ऐसे ही करता है कि पूरा जो इधर का है ये पूरा जो रहता है ना इसके नीचे ही जलता रहता है। अगर सोचो जस्ट यहाँ से फट जाए तो क्या होगा दोस्तों? हाँ, वही होगा जो तुम सोच रहे हो। बहुत गंदा दिमाग हो चुका है तुम लोगों का। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। फॉर्म्ड डॉर्सली। अच्छा, ये सारा जो थोरेसिक चैम्बर है ये फॉर्म्ड डॉर्सली होता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लिटरल बाय द रिब्स, सिंपल सा। लोअर साइड जो रहता है वहाँ पे एक डोम शेप्ड का डायफ्राम होता है, डायफ्राम, ठीक है। और बाकी ये थोरेसिक कैविटी का फेफड़ा वेफड़ा, ठीक है। कुछ भी चेंज अगर होता है वॉल्यूम के थोरेसिक कैविटी में तो वो हमारे रिफ्लेक्ट करेगा लंग्स के पल्मोनरी कैविटी में, ठीक है। लाइक अगर तुम्हारी थोरेसिक कैविटी जो मैंने तुम्हें बताया कि ये एब्डोमेन का रीजन है, इसके ऊपर अगर तुम कुछ भी यहाँ पे चेंज करते हो मेरे दोस्तों, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें भुगतनी पड़ सकती है, ठीक है। इसको छोटा बनाओ यार कार्डियक नोच के साथ, हाँ ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा छोटकू सा दिल, बड़ा कार्टून टाइप से दिल, तो पल्मोनरी कैविटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पल्मोनरी कैविटी मतलब कि जो एल्वियोलाई की कैपेबिलिटी है एंड ऑन, ठीक है। एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हम इसको डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स को, कि आज भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं तो आधी सांस लूंगा। इसका मतलब तुम आधी सांस नहीं ले सकते हो मेरे दोस्त, कि आज भाई मैं अपनी नाक दबा के बैठूंगा, मुंह दबा के बैठूंगा, मैं अभी मेढक बन के नेगेटिव प्रेशर लगा के हवा लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब एयर नहीं रहेगी तो सांस कैसे लोगे मेरे दोस्तों, ठीक है। सो मेन जो अपना है इसका मतलब कि जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है, सबसे पहले ये मेरा एयर टाइट चैम्बर रहेगा हमेशा, और ये लोकेटेड रहेगा डॉर्सली वेंट्रल कॉलम, डॉर्सली बाय द वेंट्रल कॉलम, ठीक है। और वेंट्रल टू द स्टर्नम रहेगा सिंपल सा, और लेटरल बाय द रिब्स, ठीक है। लोअर साइड बाय द अपना जो है डोम शेप्ड टाइप। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो तुम्हारे फेफड़े जो हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, और वेंट्रली फेफड़ों के आगे क्या रहेगा? तुम्हारी स्टर्नम, स्टर्नम क्या हो गई? वेंट्रल। और बाकी ये सारा कुछ जो है ये वर्टिब्रल रिब केज हो गया, तो ये भी वेंट्रल हो गया, ठीक है। और बाकी पीछे जो है डॉर्सली, ये भी अपना रिब केज से ही कवर रहेगा, सो डॉर्सल वेंट्रल हो गया, ठीक है। सो यही लिखा हुआ है, वेंट्रल कॉलम रहेगा और डॉर्सली सब कुछ, ठीक है। और स्टर्नम सामने रहेगी और लेटरली बाय द रिब्स, और ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है इसको लेटरली बाय द रिब्स, ओके। और लोअर साइड पे एब्डोमेन है, यहाँ पे तुम्हारा एब्डोमेन रहेगा। फिर से बताओ, एब्डोमेन नहीं मेरे दोस्तों, डायफ्राम। आई एम रियली सॉरी अगर मैं बार बार एब्डोमेन कह रहा हूँ, एब्डोमेन एब्डोमेन, ओके, डायफ्राम। भी SRVD करके तुम याद कर सकते हो कि जो अपना ये सारा कुछ है ये वेंट्रल रहेगा और स्टर्नम से डॉर्सली रहेगा बाय द वर्टिब्रल कॉलम और लेटरल बाय टू द रिब, सिंपल सा। कॉमन सेंस लगाना है दोस्तों। अपने इमेजिन करो कि तुम्हारा फेफड़ा है और फेफड़ों के ऊपर तुमने 4-5 पट्टियां लगा रखी है जिनको तुमने रिब केज नाम दे दिया, और इसी के नीचे एक ढक्कन लगा हुआ है जिसको तुमने दिया है ढक्कन से डायफ्राम, ठीक। डी से डायफ्राम, डी से ढक्कन, दैट्स इट। और ये सारा कुछ जो होता है ये सारा क्यों होता है तुम्हें क्या लगता है? सबसे पहली बात, तुम्हें सांस लेनी है तो तुमको कुछ ना कुछ तो चाहिए मैकेनिज्म भाई, मोटर लगा के कुछ ना कुछ सिस्टम,
तो कुछ नहीं भाई, तुम्हारा डायफ्राम जो है यही हेल्प करता है तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में, ताकि जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स है ये तुम्हें हेल्प कर सके प्रेशर ग्रेडियंट चेंज करने में। अब तुमने हमेशा से सुना होगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हो कुछ भी, कि हायर कंसेंट्रेशन को लोअर जाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि लोअर बनाया जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, ताकि जो बाहर की हवा है उसको हम इनहेल करके प्योरीफाई करके यूज कर सकें फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में काम आएगा एल्वियोलर के ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 ब्लड टिश्यू के अंदर यूटिलाइज करेगा O2 हमारे सेल के अंदर और कैटाबॉलिक रिएक्शंस कराएगा एज अ रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन एज डेल्ट विद द चैप्टर 14। नाइस। सो रेस्पिरेशन अब होता क्या है और इससे क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। सबसे पहले क्या होगा, तुम सांस लोगे, सांस के बाद उसको डिफ्यूज करोगे अपने बॉडी के अंदर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करोगे। जस्ट क्लोज योर आइज और सुनो, तुमने इनहेल किया, ये हवा तुम्हारे नॉस्ट्रल से अंदर जा रही है ह्यूमिडिफाई कंडक्टिंग पार्ट में एल्वियोलाई में गई। अब एल्वियोलाई जो है तुम्हारा वो आदान प्रदान कर रहा है फ्रॉम द कैपिलरी रेट्रेक्सी, जो कि तुम्हारा चेंज कर दी, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गया एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे। इसके बाद जब डिफ्यूजन हो गया तो जिसके अंदर हुई है ब्लड कैपिलरी के अंदर दूसरी, वो क्या करेगा कि पल्मोनरी वाला जो है वो अपने पास ले जाएगा, कहाँ, दिल के पास, आयोटा। आयोटा जो है वो अंदर से भरेगा तुम्हारा फेफड़ा वेफड़ा, फिर फेफड़ा मतलब वो हार्ट भरेगा तुम्हारा पूरा, और फिर वो जो आयोटा की वेसल है तुम्हारी वो हर जगह उस CO वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मेरा, वो वाला पूरा ब्लड हर जगह पहुंचाएगी। तो वहां से फिर जो तुम्हारा हर जगह जो पहुंचा रही है ब्लड टिश्यू के अंदर, तो वो जो ब्लड है अपना वो डिफ्यूज करेगा उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर के गैसेस टिश्यू के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद जो टिश्यू है मेरा वो यूज करेगा सिंपल सा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पोटेंशियल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है। सो ब्रीदिंग डिफ्यूजन यूज, ब्रीदिंग डिफ्यूजन ब्लड का ट्रांसपोर्ट, फिर अपना O2 के अंदर यूज, और फिर लास्ट में एकदम प्रोडक्शन ऑफ CO2। ठीक है। सो हमें पता है कि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की बातें होती हैं। प्रेशर ग्रेडियंट से तुम क्या समझते हो? हाँ, मेरे को वो यूनिट डायमेंशन का मत बता देना, ग्रेडियंट मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट का मैं ये मतलब पूछ रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्यों आ रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। सिंपल बात है, अभी एनसीईआरटी ने बोला कि तुम भाई अपनी मनमौजी से अल्टर नहीं कर सकते हो पल्मोनरी वॉल्यूम्स को। ठीक है। तो तुम्हें एक मैकेनिज्म चाहिए जो कि डायफ्राम और तुम्हारा रिब्स की मसल्स हेल्प कराती हैं कंट्रोल करने में। तो तुम्हारे जो फेफड़े हैं भाई, इनको थोड़ा सा स्क्वीज होना पड़ता है, जैसे ये तुम्हारा डायफ्राम। ठीक है। अब ये डोम शेप रहता है, जब ये फ्लैट हो जाता है तो होता है क्या है कि अंदर जो है मेरा ये अपना एक्सपेंड करता है। ठीक है, सिंपल सा। अच्छा, तुम अपना हाथ रखो अपने चेस्ट पर, जब तुम इनहेल कर रहे होगे तो तुम्हें फील होगा तुम्हारा चेस्ट आउटवर्ड्स या फिर इनवर्ड्स। ओके, ठीक, तो यही सारा होता है। ठीक है, ट्रप्स की मसल अंडोर, तो इनकी वजह से हमारा होता है। और हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ करके, जो कि बताता है अपना, अरे बैठ करके आते हैं ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ के अंदर, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब तुम्हारा प्रेशर ज़्यादा रहता है तो तुम्हारे अंदर का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो अब तुम्हें कहीं पे प्रेशर ज़्यादा करना है दोस्तों, तो तुम वहाँ का वॉल्यूम कम कर दोगे ना दोस्तों। ठीक है। सो फ्लैट और डोम शेप अपना स्ट्रक्चर होता रहता है। नाइस। तो इंस्पायरेशन पे अपना जो है वो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये सारा यूज करेंगे। और ये एक्सपायरेशन का है, तो इंस्पायरेशन में जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा, इंस्पायरेशन पे डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। और एक्सपायरेशन जब तुम्हें हवा निकालनी होगी तो तुम क्या करोगे मेरे दोस्तों, अपने डायफ्राम को वापस से नेचुरल उसकी लोकेशन पे आएगा। अब जो रिब्स वाली इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो एक्सपेंड कर जाती हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है ना, एक्सपेंड कर जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। ठीक है। अरे तुम्हारे चेस्ट आउटवर्ड्स आ रहा है ना, तो फैल ही तो रहा है एक तरीके से, दैट्स इट। और एक्सपायरेशन जब कर रहे हो तो नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है, तो नॉर्मल बॉडी के शेप का हो जाता है आगे अपना रिब केज। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन मूवमेंट ऑफ एयर होगी लंग्स के अंदर, क्रिएट करेगा अपना प्रेशर का ग्रेडियंट इंस्पायरेशन। और ये पल्मोनरी वॉल्यूम्स वगैरह है वो तुम अपना प्रेशर वैसे बनाओगे। ठीक है। तो प्रेशर हमने पता है कि अंदर का प्रेशर ऑफकोर्स कम होना चाहिए, तभी बाहर से अंदर आएगा। सो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा सिंपल सा इन द लंग्स, और रिस्पेक्टिव विद द दिस और एक्सपायरेशन होगा विद द इंटरपल्मोनरी प्रेशर हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन पे क्या होगा कि अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और फिर बाहर का जो प्रेशर उसकी कंपैरेटिव कम हो जाएगा लंग्स के अंदर। ठीक है। तो होता क्या है कि ना अंदर वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा होने की वजह से बाहर अपने आप एयर निकल जाती है। ओके। सो डायफ्राम और ये सारा कुछ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स है जिनकी वजह से काफी ज्यादा सुगम हो जाता है, आई मीन बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स होती हैं। और इंस्पायरेशन पे अपना इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल दो। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मान लो, और ये रिलैक्स रिलैक्स। नाइस। तो ये सारा कुछ होता है जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर AP एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे बढ़ता है। ठीक है। यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ये भी लिख देता हूँ। ठीक है। सो AP पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसका मतलब ये है। और यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसी का अपोजिट कर देना, AP अपना कम हो जाएगा जब रिलैक्स करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर अपना एक्सिस। दैट्स इट। नाइस। अभी जो स्टर्नम है वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे रहता है, वॉल्यूम उसके इंक्रीज करेगा सिंपल सा थोरेसिक चैम्बर का, तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से डिक्रीज इन पल्मोनरी प्रेशर होगा, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है।
सो एक्सपायरेशन पे सारा कुछ अपना नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, हमने पहले बता दिया। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है थोरेसिक चैम्बर के अंदर डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे, ओवरऑल इंक्रीज करेगा अपना थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज करेगा पल्मोनरी वॉल्यूम, सिंपल सा, ठीक है। जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो अंदर का वॉल्यूम जो इंक्रीज हो जाएगा। अब अभी मैं तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक गुब्बारा है भाई दोस्तों, ठीक है ना। तो उस गुब्बारे को तुम कहते हो कि ये एक छोटा गुब्बारा है, एक बड़ा गुब्बारा है। तो वो तुम्हारी एक छोटी थोरेसिक कैविटी और एक बड़ी थोरेसिक कैविटी, ओके, इतना पता लगा। तो वो जो अपने बलून है जिसको मैं बताऊं, अगर तुम उसको फुलाओगे तो अंदर का कैविटी बढ़ेगा। जब तुम फूंक रहे हो उसमें अंदर भाई हवा भर रहे हो तो बलून बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है मतलब उसके अंदर की थोरेसिक कैविटी बढ़ रही है, मतलब उसके अंदर तुम ज्यादा हवा भर दी हो, हवा भरने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। दैट्स इट। अरे ले भाई, पहले क्या फुग्गा तेरा ये और अब तेरा फुग्गा ये, तो इंक्रीज हो गई ना थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, और इतना ही है। अब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा प्रेशर ग्रेडियंट फिजिक्स का पढ़ते ही है, अब मैं वापस नहीं बता रहा। डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज टू दिस एंड फलाना ढमकाना, एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स एंड इंस्पायरेशन होता है, ठीक है। सो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जबरदस्ती का। नेगेटिव प्रेशर क्या होता है मेरे दोस्तों, जस्ट जो नॉर्मल चीजें हैं उसका जस्ट अपोजिट काम करना है इस नेगेटिव प्रेशर। जैसे जो मेढक है हमारा, वो अपना मुंह हमेशा खोल के रखता है और उसकी जो स्किन है वो सब कुछ ब्रीथ करती है, बट वो जबरदस्ती रोक के रखता है भाई अपने अंदर की आत्मा को, नहीं मुझे नेगेटिव प्रेशर बनाना है अपने अंदर। तो वही बात, ठीक है। तब वो जाके सांस ले पाता है, रिलैक्स करेगा अपना डायफ्राम, ये सारा कुछ, और सब कुछ नॉर्मल पोजीशन पे आने की वजह से ये क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ द एयर होगा, जिसको हम एक्सपायरेशन बोल रहे हैं। सिंपल सा, देयर बाय जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो वापस से इंक्रीज करेगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है स्लाइटली अबव हो जाएगा एटमॉस्फेरिक से, ताकि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर वाला कंसेप्ट लगते जा सके, ठीक है ना। एडिशनल टू मसल, अब बाकी एडिशनल मसल्स जो होती हैं ये भी इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे एडिशनल मसल ऑफ एब्डोमेन की बात क्यों किया है, हमने पढ़ा था कि दो चीजें काम आ रही हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा डायफ्राम, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल मसल्स कहाँ से आ गई बताओ दोस्तों। ये बात कर रहा है फोर्सफुल रेस्पिरेशन या फिर एक्सपायरेशन, तुम जबरदस्ती जो करो, बाकी सारी जो चीजें हैं नॉर्मल, इन्हें लग जाए ये बॉडी से, ठीक है। एब्डोमिनल वाला मसल कब काम आएगा, जब तुम फोर्सफुल कर रहे हो ब्रीदिंग वगैरह, ठीक है। सो बाकी जो हेल्दी ह्यूमन ब्रेथ होती है, हेल्दी ह्यूमन ब्रेथ कितनी बार करता है क्या लगता है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। इट मीन्स तुम 1 घंटे में दोस्तों 16 × 60 सांसें लेते हो। और अगर तुम मेरे जैसे फ्री उरी फायर खेलते रहोगे तो तुम्हारे दिल की धड़कन या एड्रेनलिन के चक्कर में ये और भी इंक्रीज हो चुकी होगी, ठीक है। सो 12 से 16 ब्रेथ पर मिनट होता है। ये डाटा याद करने लायक है क्योंकि एजर्शन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड में 7-8 दे देता है, इसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि स्पायरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ लगभग इतनी जो है पल्मोनरी वॉल्यूम जो है इतनी होंगी हमारे लंग्स के अंदर या फिर उसके। अब जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स होता है वो लगभग हम निकाल पाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके अलग कॉम्प्लिकेशन है। तो आओ दोस्तों हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा सा है, ठीक है। आओ बताता हूँ। तो यहाँ पे बताता हूँ मैं तुम्हें रेस्पिरेशन वाला पूरा पार्ट कैसे। ये टाइटल वॉल्यूम्स वाला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट, ठीक है, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले 4 टाइप्स की अपनी वॉल्यूम्स है और 5 टाइप की कैपेसिटी, ठीक है। अगर तुम पहले ये चैप्टर पढ़ोगे तब तुम्हें बहुत ज्यादा काम होने वाला है, ठीक है ना। सो टोटल जो तुम कमाते हो, आई मीन इंस्पायर करते हो, वो 3000 ml होती है, जिसको हम IRV बोलते हैं। और फिर जो तुम्हारी बीवी होती है वो कमाती है टीवी 500 रुपए की, और उसमें से तुम बचाते हो 1200 रुपए, और तुम खर्च करते हो 1100 रुपए, ठीक है। तो ये जो है मेरा IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो तुम इनहेल कर सकते हो अपना इन दोनों को मिला के, ठीक है ना। IRV नेचुरली टीवी प्लस इंस्पायरेशन, ठीक है। बाकी इसके बारे में बताता हूँ, पहले सारी ट्रिक्स कंप्लीट करते हैं। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ तो मैं एक्चुअल में कैसे लर्न करनी है, ठीक है। सो इतनी चीजें हो गई पहले। अब इसके बाद कैपेसिटी की बात करते हैं। ये सारे वॉल्यूम हो गए, ठीक है ना। अब अगर तुम ये सारे वॉल्यूम्स को मिला के देखते हो, ये चारों के चार, तो इसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। और अगर मैं बात करता हूँ जस्ट तुम्हारा टीवी और IRV को, तो इसको तुम बोलते हो IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर मैं तुम्हारा बात करता हूँ टीवी प्लस ERV, तो ये होता है तुम्हारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और अगर मैं बात करता हूँ अपना ये टीवी और ये वाला IRV, ये होता है तुम्हारा FRC, ठीक है। फिर ये जो दो चीजें हैं RV और ERV, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब ये रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ने के बाद जो जो है तुम्हारे ये तीनों चीजें, तो इन तीनों चीजों को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में बस एक फर्क है कि इसमें टोटल लंग कैपेसिटी में RV भी आएगा, और वेयर वो वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा, ठीक है। तो सब कुछ बेसिक बेसिक आइडिया हो चुका है आई थिंक सो। तो आओ एक बार फिर से तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा कंफर्म हो जाए तो मैं एक्चुअल में इसको सॉल्व कैसे करता हूँ, ठीक है। आई सी।
सो तुम कमाते हो 3,000 रुपये, ठीक है, जिसमें से तुम्हारी बीवी कमाती है टीवी 500 रुपये की, ओके, जिसमें से तुम खर्च करते हो 1200 रुपये की आरवी, और तुम अलग जिसमें से तुम बचाते हो आरवी 1200 रुपये, और जिसमें से तुम खर्च करते हो वो 1100 ml है ईआरवी। गॉट इट? ओके। अब इन सबको जब मैं मिला देता हूँ तो हम बोलते हैं इसको टोटल लंग कैपेसिटी। अगर मैं आईआरवी और टीवी को मिलाता हूँ तो ये आईसी होता है। अगर मैं ई अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो ये मेरा ईसी बनता है। और अगर मैं एफआरसी बनाना चाहता हूँ तो ये दोनों को मैं करता हूँ तो ये एफआरसी बनता है। और इन टोटल को हम वो बोलते हैं, ठीक है। ईसी हो गया, टीवी हो गया, और कुछ बच रहा है क्या? हाँ, वाइटल कैपेसिटी बच रहा है, जो ये तीन चीज़ों से मतलब मिल से बनता है, तो ये वाइटल कैपेसिटी। गॉट इट? 4-5 बार लिख लो और इसके बाद समझ में आ जाएगा। बाकी शॉर्ट्स इसमें पड़ा हुआ है तो इसको तुम डेली 2-3 दिन रिवाइज भी मार सकते हो अगर तुम कभी पूछो। सो तुम कमाते हो 3,000 रुपये की आईआरवी, और तुम्हारी बीवी कमाती है 500 रुपये की टीवी, जिसमें से तुम बचाते हो 1200 रुपये की आरवी, और फिर तुम और तुम्हारी बीवी मिल के खर्च करते हैं 1100 ml की ईआरवी, ठीक है। अब जो टोटल तुम्हारी औकात है पूरी खर्च करने की और बचाने की, कमाने की, उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और इसके बाद तुम और जो तुम्हारी बीवी मिलकर कमाते हो वो आईसी होता है, ठीक है। और जो तुम और तुम्हारी बीवी मिलकर खर्च कर सकते हो वो तुम्हारा ईसी होता है, ओके। और जो वाइटल कैपेसिटी की आपत्ति काल में तुम कितना यूज कर सकते हो वो वाइटल कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब एफआरसी क्या होता है कि तुम और तुम्हारी बीवी जितना खर्च करके और जिसमें से बचाते हो वो होता है एफआरसी, ठीक है। सो ये सारा कुछ कंप्लीट होता है तुम्हें। गॉट इट? बाकी इस निमोनिक्स की अगर तुम्हें नहीं पल्ले पड़ रहा है तो एक बार जस्ट मेरा जाके शॉर्ट्स देख लेना, ओके। बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, जस्ट इन 30 to 40 सेकंड्स, ठीक है। सो 3-4 बार यही चार्ट बना के तुम फॉलो कर सकते हो, बाकी सब बन जाएगा, ओके। आओ थोड़ी एनसीईआरटी देखते हैं क्या है। टाइटल वॉल्यूम जो है एयर इंस्पायर्ड हो रही है, एक्सपायर्ड हो रही है नॉर्मल रेस्पिरेशन। सो नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितना तुम इंस्पायर कर रहे हो एक्सपायर कर रहे हो वो 500 ml वॉल्यूम होती है। और अभी मैंने बताया 12 से 16 पर मिनट एक हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ करता है 1 मिनट के अंदर। तो 12 × 16 अगर 500 करता है तो एस्टिमेटली ये 6 से 8 से 8 के तक बने, ठीक है। इसके बाद आईआरवी की बात करता हूँ तो ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो तुम इंस्पायर कर सकते हो फोर्सफुली, दैट इज 2500 से 3,000 ml, ठीक है। तो मैं जस्ट 3 के का लेके गया जो कि मोर एक्यूरेट है, ओके। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वही फोर्सफुल एक्सपायरेशन 1000 से 1100 जो मैं बताया हूँ पहले ही। और आरवी क्या है? अब तुम फोर्सफुली एक्सपायर अगर कर देते हो जबरदस्ती का, फिर भी तुम्हारे अंदर जो है लंग्स के अंदर बच जाती है थोड़ी सी एयर, ताकि जो लंग्स है तुम्हारे कोलैप्स ना करे, मतलब चिपक ना जाए। अच्छा, जो बलून रहता है लाइक, अगर तुम उससे पूरी हवा निकालते हो तो वापस से चिपक जाता है ना एक दूसरे से। पर यहाँ पे हमारे अगर लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे तो हमारा पूरा सिस्टम बेकार हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आरवी हम बचा के रखते हैं, ठीक है ना, लंग्स के अंदर। तो वॉल्यूम होती है 1100 से 1200, ठीक है, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब जो फ्यूल ये सारा कुछ, अच्छा एक और बात है आरवी के बारे में कि ये तुम डज नॉट मेजर, डज नॉट एस्टिमेटेड बाय स्पायर, ठीक है, और क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। अब इन सारी जो वॉल्यूम्स हमने पढ़ी ये चारों, आईआरवी, ईआरवी, आरवी और टीवी, ये सारी जो हमने पढ़ी इसको हम ऐड करके अलग अलग क्लिनिकल डायग्नोस कर सकते हैं बाय द पल्मोनरी कैपेसिटी बना के। तो सबसे पहली कैपेसिटी आती है आईसी, जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, ओके, ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम जो तुम एयर एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। अब तुमने अपने जो सांस ले रहे हो तुमने एक्सहेल किया जस्ट अभी, अब जो तुम एयर इनहेल कर सकते हो दैट अमाउंट ऑफ एयर इज आईसी, ठीक है। तो ये क्या होता है? टीवी प्लस आईआरवी, नाइस। इसी क्या होता है? टीवी प्लस ईआरवी, नॉर्मल इंस्पायरेशन जो तुम कर रहे हो और उसको छोड़ना विद द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ईआरवी और आरवी होता है। वाइटल कैपेसिटी क्या है मेरा? ईआरवी, टीवी, आईआरवी, ओके। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? जितना सब कुछ है आईआरवी, ईवी, ये सारा कुछ, ये तुम्हारा टोटल लंग कैपेसिटी होता है। जहाँ यहाँ पे मैंने फिर से बताया हुआ है और तुमको फिर से एक बार बता देता हूँ ये सारी मेरी ट्रिक्स, मजा ही आ जाएगा दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, तुम कमाते हो 3,000 रुपये और तुम्हारी बीवी कमाती है 500 रुपये की टीवी, और इस टीवी और ये आईआरवी से तुम बचा लेते हो 1200 रुपये हर दिन, जो कि होता है तुम्हारा आरवी। और इसमें से खर्च करते हो तुम हर महीने 1100 ml जो कि होती है ईआरवी। अब इन सबको जब तुम खर्च करने के और ये सब कुछ देखते हो कितना खर्च किए कितना कमाते हो, उसको जोड़ते हो तो तुम्हारा आता है टोटल लंग कैपेसिटी। इसके बाद तुम और तुम्हारी बीवी मिलकर जो कमाते हो वो होता है आईसी, और तुम और तुम्हारी बीवी मिलकर जितना गवाते हो या फिर खर्च करते हो वो होता है ईसी, ओके। और फिर आता है मेरा वाइटल कैपेसिटी जो कि तुम अब तुम्हारी बेबी मिलके कमाते और गवाते हो, वो होता है वीसी, ठीक है। अभी एक बच रहा है जो कि एफआरसी है, ओके। तो ये वाला जो चीज है तुम और तुम्हारी बीवी मिलके जो बचाते और खर्च करते हो वो होता है एफआरसी, ठीक है। ये तुम आपत्ति काल में यूज कर सकते हो रेसिडुअल वॉल्यूम क्योंकि इंक्लूडेड है, ठीक है। होप सो सब समझ आ गया हो।
अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कुछ नहीं, वो जो अपनी एक्सचेंज साइट या फिर जो था अपना अल्वियोलाई के अंदर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज, उसके बारे में है कि जो तुम्हारा ब्लड और टिश्यू उसके बीच में आदान प्रदान हो रहा है बाय द प्रेशर ग्रेडियंट और सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की प्रेशर, ठीक है ना। अच्छा, ये जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा 1 मिलीमीटर से कम ही होना चाहिए ताकि इफेक्टिव तुम डिफ्यूजन करा सके। ओके, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन 3 चीजों पे इफेक्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले डिफ्यूजन कराने के लिए तुमको जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है वो कम रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। 3 मेम्ब्रेन है, उन तीनों का मेम्ब्रेन का वो जो है साइज वो लेस देन 1 मिलीमीटर हो तो सबसे परफेक्ट है फॉर द डिफ्यूजन। ओके, इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी अच्छी होनी चाहिए। पता लगा कि भाई खून के साथ मिल ही ना रही, ऐसी गैस डाल दी तुमने, है ना, बबल बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपना O2 और CO2 की तरह अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ओके, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ कोर्स की भाई अगर इधर लोअर कंसेंट्रेशन हायर कंसेंट्रेशन जो इसका मूल है एक्चुअल में, जो इसका एक्चुअल रीजन है ये सब होने का, वो तो होना ही चाहिए। पार्शियल प्रेशर, सोल्युबिलिटी और थिकनेस बहुत ईजी सा है। बाकी पार्शियल प्रेशर की वजह से ही सारा कुछ होता है और यहाँ पे यही सब बकवास होता है। तो अब जो एयर है वो कैसे फ्लो करती है, सबसे पहले जो तुम्हारा वॉल्यूम का है वो सारा कुछ होता है काम, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर। ये सारा कुछ प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ CO2 के बारे में होती है, ठीक है ना। सो सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारा बाहर रहता है इनिशियली, और अंदर जो रहता है 104 रहता है। तो होता क्या है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ कोर्स, या फिर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाता है। सो हाई टू लो जाएगा, एल्वियोलाई का अंदर प्रेशर 104 है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो एल्वियोलाई है और अंदर का ब्लड का, तो अगेन वही हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यहाँ पे हाई हो गया, यहाँ पे लो हो गया, तो अगेन डिफ्यूज कर जाएगा इसकी। और इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें तो करेगा नहीं, डीऑक्सीजनेटेड है तो, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये फिर अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये टिश्यू का जो प्रेशर है इन दोनों का सेम रहता है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है, अदरवाइज क्या होगा कि जो तुम्हारा यूज्ड है ऑक्सीजन या फिर गैस कुछ भी, ठीक है, वो वापस टिश्यू के अंदर एक्सचेंज हो सकता है गलती से भी। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का प्रेशर सेम, इसलिए यहाँ पे 40-40 सेम दिया हुआ है। ओके, बहुत से लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं, जो कि रटने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो तुम्हें मैंने रीजन दे दिया है कि ब्लड का अपना डीऑक्सीजनेटेड 40 होना चाहिए और टिश्यू का भी डीऑक्सीजनेटेड 40 होना चाहिए, ताकि हम प्रिवेंट कर सके मिक्सिंग ऑफ अगेन 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 यूजिंग ऑफ ब्लड। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका 95 ऑफ कोर्स रहेगा ही, क्योंकि डिफ्यूज हो चुका है। अब टिश्यू के अंदर जो 45 है अपना पार्शियल प्रेशर, वो डीऑक्सीजनेटेड के अंदर 45 होगा, वही सेम सेम। अब एल्वियोलाई के अंदर ऑफ कोर्स कम होना चाहिए, तभी तो हायर प्रेशर हो जाएगा, उधर लो प्रेशर हो जाएगा, तो फिर रिएक्शन और फिर ये से बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा कुछ रहता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि टोटल जो होता है अपना एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर, वो अपना 760 mmHg आता है। अब ये मत कहना ये कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है ना। और बाकी ये जो प्रेशर है वो ऑफ कोर्स mmHg में ही होगा। अब हमें पता है कि वेट, हमें पता है कि जो 21% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेरिक में प्रेशर है। तो प्रेशर ऑफ O2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 21% जितना है अपॉन में 100 ऑफ कोर्स, और जितना एटमॉस्फेरिक का है तो इसको कर देंगे। तो हम अगर सॉल्व कर देंगे तो ये समथिंग आता है 76 का 2 टाइम्स 159 पॉइंट mmHg, ठीक है। सो ये इधर पॉइंट होगा तो 2.1 इंटू ये, सिंपल सा। और ऐसे CO2 का होता है तो ये अपना O2 का जो है वो हो जाएगा 159 mmHg, और CO2 का हो जाएगा 0.3 mmHg, सिंपल सा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन नीट पे तुमको मैच द कॉलम या फिर कैसे भी ये मिलेगा ही मिलेगा, सो मेक श्योर तुम इसको रट के जाओ या फिर समझ के जाओ जो भी है। अच्छा, इनका प्रेशर याद करने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, कि लाइक ऑफ कोर्स हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर करना है तुमको सब कुछ काम। तो जहां पे तुमको नहीं चाहिए वहां का हाई कर दो, और जहां पे चाहिए उसका लो कर दो, दैट्स इट। इसी पे होता है सारा कुछ। हाई हमें नहीं चाहिए भाई, वो अंदर से बाहर से हवा अंदर लानी है, तो ऑफ कोर्स एल्वियोलाई का प्रेशर कम ही होना चाहिए थोड़ा सा। तो 159 से 104, 104 से अपना 40, 95 और ये, ठीक है ना। तो तुम्हें अगर याद भी करने का मन हो तो जस्ट तुम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का याद कर लो कि 95 होता है, बाकी सब कुछ 40-45, 40-45, 104, 159.3 ऐसे ही चलेगा। ये mmHg है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कहाँ से आई, उसका रीजन मैं ये मैथ लगा दी हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे डायग्राम है, तो तुम्हें इस डायग्राम में क्या याद करना है वो सुनो। सबसे पहले बात, इस डायग्राम से अगर क्वेश्चन कोई बनाना पड़े चाहेगा, तो सबसे पहले ये बलून का है, लेवल करने के लिए आएगा और प्रेशर बताने के लिए, ठीक है ना। प्रेशर तो मैं बता चुका हूँ कहाँ पे कौन सा ज्यादा होना चाहिए और क्यों ज्यादा होना चाहिए। तो तुम्हारे अंदर वो क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए कि इसको रटूं या ना रटूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद तुमसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से ये कौन सी वेन है, वो कौन सी वेन। तो इसका काफी ज्यादा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक इधर का जो है ये O2 जा रही है, तो पल्मोनरी ब्रेन ऑफ कोर्स कैरी करती है, ये तुमने सुना ही होगा कि जो अपनी लार्जेस्ट वेन है, जो कि ऐसी कौन सी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मींस नॉट नेचुरली डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी ना, सिंपल सा। पर यहाँ पे ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है कौन सी वेन का, तो वो पल्मोनरी वेन है जो कि सारा कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। पल्मोनरी मतलब कि अभी हमने पढ़ा लंग मतलब होता है पल्मोनरी। सो पल्मोनरी वेन्स तो ये कहाँ से निकलेंगी, जो लंग्स है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे निकलेंगे, ठीक है। और सेम एज इधर पे पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी वही DO2 कैरी करेगा, सिंपल सा, ठीक है। और ये O2 वाला ब्लड कैरी करेगा।
तो ये पल्मोनरी वेन जो है मेरा O2 कैरी करती है और जस्ट एल्वियोलाई के नीचे बैठी है और जस्ट इसी के अपोजिट में आर्टरी है, सिंपल सा। इसके बाद हार्ट से निकल रही है, ठीक है ना, सिस्टमिक आर्टरीज होती है, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा कि सर्कुलेशन सिस्टम भी दो टाइप में वेन इंक्लूडेड होती है। सबसे पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक वाला ब्लड टिश्यू का है, पल्मोनरी वाला लंग और वेसल का, ठीक है ना, लंग और ब्लड वेसल का। और इधर पे ब्लड वेसल विद अपना टिश्यू के साथ सिस्टमिक। तो सिस्टमिक ऑफ कोर्स ले जाएगा अपना टिश्यू पे। तो सिस्टमिक आर्टरीज, आर्टरीज हमेशा O2 कैरी करती हैं, एक्सेप्शन ये दोनों है, तो इनको तो ध्यान ही दे दोगे तुम। ऑफ कोर्स 10वीं का मैथ है, मतलब 10वीं का बचपन का चीज है, 10वीं का बायोलॉजी कैरी करेगा O2 ब्लड सिंपल सा। और इधर का क्या है कि टिश्यू जो अपना ये सिंपल चेंज ही होना चाहिए तभी तो ये कैरी कर पाएगा। तो मेरा ऑक्सीजनेटर जो है अपना पल्मोनरी वाला है, तो पल्मोनरी वेन्स की वजह से इसको मिला, इसको मिलने के बाद ये आयोटा वायोटा जो है ये काम करेगा और इधर पे करेगा सिंपल सा। वही प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर वाला, ये दो अपना बेसिकली मूल है या फिर पूरा एक्चुअल में बेस है पूरा इस कंसेप्ट का, ठीक है। सिस्टमिक वेन वही कैरी करेगी DO2 ब्लड और इधर पे है सेम रहेगा, ठीक है। जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है उस वेन में वो तुम डाल दो, बस हो गया, ओके। और बाकी 40, 45, 159 और 0.3 वाला पूरे है, ठीक है। तो अब प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ CO2 ये सारा कुछ रहता है। सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो रहती है वो 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है देन द ऑक्सीजन। सो यहाँ पे अगर तुम बोलोगे कि सोल्युबिलिटी के मामले में कौन जीत रहा है, एक है हमारे CO2 चाचा जिनके पास दो हेटेरोएटम और एक है अबला नारी, मतलब अबला इंसान O2, ठीक है। सो इसकी क्या रहती है जो सोल्युबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है इन ब्लड और इसके अंदर दुनिया भर के ये बॉन्ड बना सकता है, दैट्स व्हाई सोल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। बाकी केमिस्ट्री के अंदर नहीं घुस गया, बस इतना जान लो कि CO2 की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है O2 से, ठीक है। इसके बाद डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है 3 मेजर लेयर होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम, एल्वियोलर बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन दैम, ओके। टोटल थिकनेस जो रहती है इसकी 1 मिलीमीटर से थिक रहती है, जो मैं ऊपर तुम्हें बता चुका हूँ। सो डिफ्यूजन ऑफ कैसे इफेक्ट हो सकता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब इसके बारे में बात करते हैं कि कौन सी लेयर होती है एक्चुअली। सो 3 लेयर जो डिफ्यूजन बाउंड्री की है, सो 3 लेवल की डिफ्यूजन बाउंड्री होती है। पहला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलाई की, ठीक है। सो इसको हम पेमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, टिश्यू वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है इसका ट्रिक वगैरह कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। सो इसको हम BE से बात, BEE से याद करते हैं, BEA से। सो बोमस कैप्सूल, एपिथेलियम या फिर कैपिलरीज और ए से एल्वियोलाई, इन दोनों के, इन तीनों के अंदर हमारा सिंपल स्क्वेमस प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद हमारी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, मतलब कोई भी सेल नहीं होता इसके अंदर, बस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और इन दोनों की मेम्ब्रेन के सिक्रिएशन से ये बनती है, ठीक है, सपोर्ट करेगी और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद सिंपल सी ब्लड वेसल, ओके। तो ये 3 लेयर्स है और ये सारी मिलकर भी जस्ट 1 मिलीमीटर थिक होती है, ठीक है। सो स्टार्ट कहाँ करेगा, एपिथेलियम से, ओके। एंडोथेलियम, एंडोथेलियम तो वो सब है, ठीक है ना। सिंपल स्क्वेमस की 1 सेल थिक रहेगी अल्वियोलाई की, और बेसमेंट सब्सटेंस जो है सिंपल सा सपोर्ट करने के लिए, और ब्लड की कैपिलरीज वो भी सिंपल ही रहेंगी और आरबीसी के अंदर दिखाया हुआ, दैट्स इट। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज़्यादा रहती है, फिर CO2 की रहती है, और CO2 की 20 से 25%, 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है O2 से, ठीक है ना। CO2 की, CO2 मोर पावरफुल होता है O2 से, ठीक है, 20 से 25। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला एरिया का, ठीक है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हर साल एक ना एक आए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड अगर बनाना चाहेगा तो भी बहुत सारा पॉइंट है, और अगर रटू वाला बनाएगा तो उसके लिए तो पूरा ही है, ठीक है। सो O2 जो है मेरा वो 3% डिजॉल्व फॉर्म के अंदर रहेगा प्लाज्मा में, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सा है। और 97% तुम्हारा आरबीसी एचबी हीमोग्लोबिन के साथ काम करेगा। इसके बाद जो मेरा ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO, ठीक है। सो 20 से 25% होता है एनसीईआरटी जैसा बोलती है, ठीक है। एक्चुअल में 23 होता है, एनसीईआरटी बोलती है कि 20 से 25% है। आरबीसी जो है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से ट्रेवल करता है 20 से 25, ओके। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कुछ नहीं है, बस CO2 के साथ अपना एचबी बाइंड कर रहा है, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी कहानी बहुत अच्छी है, बताता। अच्छा ये मैक्सिमम CO2 ट्रांसपोर्ट कौन करता है, बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म करते हैं, जो कि रिवर्सिबल होता है। H2CO3 जो है ये अपना रिवर्सिबल होता है, बार बार इसको हम यूज कर सकते हैं, ये ऐसा है, ठीक है। और 7% मिनिमम है डिसॉल्व इन प्लाज्मा। सो ऑक्सीजन का 397, CO2 का 20 से 25, 70, 7, 20 से 25, 70, 7, ठीक है। और कैसे होगा ये तुमको पता ही है कि सबसे कम तो अपना हर जगह प्लाज्मा में ही हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो है बस यहाँ पे CO2 में O2 में सबसे ज़्यादा अपना 97% इससे हो रहा है, और इधर पे मिड में हो रहा है कि कार्बोमिनो से 20 से 25, मैक्सिमम हो रहा है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। बाकी 100 ml ब्लड जो है वो 15 ग्राम एचबी होता है उसमें, और 15 ग्राम अगर एचबी है तो उसमें 20 ml ऑफ O2 रहेगा, सिंपल सा, ठीक है। 1 ग्राम जो है एचबी उसमें 20/25 तो 1.34 ml O2 होता है, ओके। सो 100 ml अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरा, तो 4 ml CO2 12 लाई जाएगी, ठीक है। बाकी सारे फैक्ट है तुमको रटना ही है पूरा।
अच्छा, एक हीमोग्लोबिन हमारा बाइंड कर सकता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। कैसे? हमने पढ़ा है जो अपना हीमोग्लोबिन है ये अपना क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, जिसमें दो दो अल्फा बीटा नाम की अपनी पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है। पॉली मतलब मैनी, पेप्टाइड मतलब बहुत सारे प्रोटीनेशियस चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड रो टाइप की, ऐसे ऐसे, ठीक है। चेंज क्वाटर्नरी है और बीच बीच में इसके प्रोटीन्स के धागे जो उसको अच्छे से, ठीक है। सो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को 5 ml, ठीक है, दैट इज 25%, ओके। बाकी जो हीमोग्लोबिन है ये लाल कलर का सुंदर सुंदर सा पिगमेंट है जो कि आयरन मतलब कि Fe2 पॉजिटिव आयन जो है इसको कंटेन करता है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स बता चुका हूँ। रिवर्सिबल रहेगा बाइंडिंग इसकी वाले ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि लाइक अ टैक्सी ड्राइवर की, जो टैक्सी ड्राइवर वो लेके जा भी रहा है और लेके छोड़ भी रहा है उसके डेस्टिनेशन पे, ओके। सो HbO2 बाइंड भी कर रहा है और ड्रॉप भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड एंड ऑल। अगर मैं तुम्हें हीमोग्लोबिन की हर चैप्टर की कहानी बताऊँ तो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर तुमने अभी देखा कि 100 ml जो है अपना ब्लड वो कंटेन करता है 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। सिंपल। तुमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसका में तुमने 100 ml खून डाला, अब उसको सेंट्रीफ्यूज करके तुमने हीमोग्लोबिन निकालने की कोशिश की जहाँ पे तुमको 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन निकालने को मिला। मेल्स के अंदर ये जो है ज़्यादा रहता है, सिंपल सा, अच्छा छोड़ो, और फीमेल्स के अंदर 12 से 14, सिंपल, ओके। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन जो है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है अल्फा बीटा, सिंपल से, ओके। जेनेटिक्स में पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पे 6th पोजीशन पे जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, स्पेसिफिकली तो ग्लूटामेट जो अपना है केमिकल उसकी जगह वेलाइन बनने लगता है, ठीक है ना, ये सारे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, बनने लगता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब एक और जो है थैलेसीमिया नाम की बीमारी जिसमें अल्फ़ा बीटा जो चेन है उसमें वो नंबर जो है वो हाई हो जाता है या लो हो जाता है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हो चुका है सारा और हीमोग्लोबिन की कहानी हो चुकी है। वापस से रिवाइज करवा दो। ऑक्सीजन अपना 397, CO2 20 से 25 70 7, 20 से 25 क्या कार्बामिनो अपना हो जाएगा हीमोग्लोबिन, 70 पे अपना बाइकार्बोनेट है, रिवर्सिबल चेंज है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हीमोग्लोबिन का एक्शन पे और ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। और लास्ट में प्लाज्मा में सबसे कम, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, O2 हो या फिर CO2 हो, प्लाज्मा सबसे कम, ओके। अब 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कैरी करेगा पर 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और अगर मान लो मैं बोल दूँ कि 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन वो कितना कंटेन करेगा ऑक्सीजन, सिंपल सा, अभी हमने देखा था 4 मॉलिक्यूल्स डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना ये आ जाएगा 1, तो 1 × 4 ऐसा करेंगे हम तो 4 15 20 ml ऑफ O2 आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो 1 ml जो हीमोग्लोबिन है वो अपना 1.34 ml ऑफ O2 करता है ट्रांसफर, ठीक है। 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड 4 ml छोड़ता है, सिंपल सा। तो ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, अब इसको मैं वापस नहीं पढ़ने वाला हूँ। कैरेट करेगा 10, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे हो जाएगा, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स कर सकता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का, हाइड्रोजन आयन, ये सारा कुछ होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है मेरा लाल कलर का सिंपल सा पिगमेंट है, ओके, आयरन कंटेन करता है, ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और रिवर्सिबल मैनर है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी ऐसे ही होता है, सारा कुछ ट्रांसपोर्ट और चाहे कार्बामिनो हो। तो एक हीमोग्लोबिन है वो 4 मॉलिक्यूल्स को ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक टाइम पे, ओके। और दूसरी बात क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, हाइड्रोजन आयन, कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारा कुछ इफ़ेक्ट करता है द बाइंडिंग ऑफ दिस, ओके। अब जो ये सारा कुछ रहता है कि कौन सा बाइंड कर रहा है कितना किसके साथ, ये सारा इफेक्ट होता है बाय द अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का, CO2 की वजह से हीट जनरेट होती है, दैट्स और टेम्परेचर, एंड हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन, इट मीन्स pH एंड ऑल, नाइस, ठीक है। अब ये जो मेरा डिसोसिएशन कर्व है पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन mmHg में, तो ये मेरा सिग्मोइड कर्व होता है, मतलब कि S शेप्ड, जो कि ऑब्टेन व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, ये सारा कुछ प्लॉटेड है
प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये पूरा, अगर जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जान सकते हैं कि किसकी वजह से क्या बाइंड हो रहा है, सिंपल सा, ठीक है। तो जब भी इधर हो रहा है राइट शिफ्ट नीचे साइड, ठीक है, थोड़ा सा, तो उसमें होता क्या है कि जो प्रेशर ऑफ CO2 है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है प्रेशर की वजह से। अच्छा तुमने देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 इंक्रीज़ होता है, CO2 की वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है। सो लाइक दिस सेम, प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अपना जो H+ का कंसनट्रेशन है ये भी इंक्रीज़ हुआ, और इसकी वजह से एसिडिटी हो गई, मतलब कि pH <7 हो गया, ठीक है। बाकी बोहर इफेक्ट वगैरह ये सब कुछ आता है। बोहर इफेक्ट कुछ नहीं, बस H+ का कंसनट्रेशन और प्रेशर ऑफ CO2 के बारे में बात करता है, किसकी वजह से कम होता है तो ज़्यादा होता है, दैट इज़। बाकी ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ये सब होगा तो फेवरेबल रहेगा, ठीक है। प्रेशर ऑफ O2 की डिलीवरी टू टिश्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एफिनिटी बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन विल बी लेस। अच्छा इस ग्राफ में ये ज़रूरी नहीं है कि तुम ऑक्सीजन बना कितना रहे हो या फिर कुछ, इस ग्राफ में ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारे पास इतना था तो तुम इतना मैक्सिमम यूटिलाइज करके टिश्यू को दे रहे हो। सो ऑक्सीजन की डिलीवरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस ग्राफ, उसी के बारे में ये सारा पूरा ग्राफ है, ठीक है। सो ऑक्सीजन की डिलीवरी सबसे ज़्यादा कब होगी, टू टिश्यू, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा कब डिसोशिएट करेगा। डिसोशिएट करना मतलब टूटेगा हीमोग्लोबिन, टूटेगा मतलब कि हीमोग्लोबिन का टूटना बेसिकली एक तरीके से जो उसकी डेस्टिनेशन है, मतलब जो टिश्यूज़ के पास पहुंचाना, सिंपल सा। तो उसमें होता क्या है कि प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से टेम्परेचर की वजह से एसिडिटी, एसिड की वजह से H+ आयन का कंसनट्रेशन, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा प्रेशर ऑफ pH वेज जो है ये लो हो जाता है, और ये सारा कुछ जो है प्रेशर ऑफ O2 कम होता है तो उसकी वजह से डिसोशिएट करता है, और डिसोशिएट होने की वजह से ये मेरा टिश्यू के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो पाता है, सिंपल सा। अगर लेफ़्ट शिफ्ट हो गई ऊपर को, ठीक है, ये मतलब ऐसे होगी ना, इसलिए इसको लेफ़्ट लिखा हुआ है। ये फ्यूटल ये सारा कुछ तुम्हारे काम का नहीं है क्योंकि ये NCERT में नहीं है। परसेंट ऑफ Hb जो है अपना सेचुरेशन विद द ऑक्सीजन, ये तो अल्फ़ा बीटा चेन रहेंगे, सिंपल सा। और 25% ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है डिसोशिएट करेगा एट द टिश्यू टू डिलीवर द ऑक्सीजन टू टिश्यू। 5 ml ऑफ O2 जाता है, सिंपल सा। वही 100 का 4, अरे 20 का 4, तो 5 ml, सिंपल सा। अब ये मत बोलना ये 20 ml में क्यों लिखा था इधर पे, ठीक है ना, मेरा दिल कांप जाएगा अगर तुमने बोल दिया 20 ml कहाँ से आ गया, ठीक है। ये है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑफ O2 करता है, तो 20/4 अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा 5 ml आ जाएगा। सो इसी को बोल रहा है 25%, 20 का 25 ये, ठीक है, नाइस, ओके। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, और क्या डाउट आ सकता है, और तो कुछ ऐसा डाउट लाइक है नहीं। और अच्छा मैंने डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया ये तो पता ही होगा तुम्हें, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ये 1 Hb कर सकता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, इसलिए मैंने 20/4 किया, जिसकी वजह से 5 ml आया यहाँ पे। सो 25% आ रहा है, ठीक है। बाकी लेफ़्ट जो शिफ्ट है अपना, ये मेरा हाई pH रहता है, और बेसिकली होता क्या है कि प्रेशर ऑफ O2 जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बाकी सब CO2 कम, टेम्परेचर कम, एसिडिटी ज़्यादा, और pH ज़्यादा साथ से, ये सब हेल्प करेगा इसको करने में, ठीक है। मेरा गला क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी फेवरेबल चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कैरी अराउंड द 5 ml ऑफ ऑक्सीजन और अंडर नॉर्मल फिजिकल कंडीशन। अच्छा इस पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, लाइक 100 ml ब्लड जो है वो 5 ml कैरी करता है, तो 1000 ml कितना कैरी करेगा। बस इसको जैसे ये × 10 हुआ, इसको भी × 10 कर दो तो आ जाएगा आंसर, सिंपल सा, ठीक है। सिग्मोइड शेप या फिर S शेप्ड कर्व होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से होता है, सिंपल सा, 20 से 25%। और यहाँ पे होगा क्या कि प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा रहता है और प्रेशर ऑफ O2 कम रहता है इन द टिश्यू, ताकि वो बाइंड कर सके या फिर और ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमम अपना वर्क कर सके, ठीक है। बाकी यहाँ पे तुम्हारे लिए और भी सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें मन कर रहा हो, या फिर ऊपर भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, उस पूरा ग्राफ का ही ले लो स्क्रीनशॉट,
पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, ओके। सो व्हेन प्रेशर CO2 इज़ हाई एंड PO लो इन द टिश्यू मोर बाइंडिंग होगी, सिंपल सा, और ऐसा रहता। ठीक है, सो होगा क्या, CO2 का सिस्टम टिश्यू, CO2 का 7% मिनिमम प्लाज्मा से हो जाएगा। इसमें कोई मैथ लग नहीं रही है या फिर कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है। CO2 जो है अपना 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से हो रही है। तो इसमें कुछ अलग सा है नहीं, बस हीमोग्लोबिन जाता है, खून से चिपकता है और चिपकने के बाद ले आता है, टिश्यू जो है यूज कर लेता है जो। ठीक है, अब वहाँ से किसी को छोड़ रहा है तो भाई वहाँ से किसी को पकड़ भी तो लाएगा। ऑक्सीजन को तो छोड़ दिया टिश्यू, मतलब टिश्यू वाले एरिया पे, तो वहाँ से CO2 भी तो कैरी करेगा जो टिश्यू ने खा के फेंक दिया कचरा। अब टिश्यू जो है ये CO2 वाला यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता क्या है यहाँ पे कि CO2 और H2O ये दोनों चीज़ें बाइंड करती हैं और बनाती हैं H2CO3। अब ये सारा ट्रांसपोर्ट करेगा HCO3 के फॉर्म में और H+ आयन जनरेट करेगा। H+ आयन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अपना प्रेशर ऑफ CO2 जो है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की बाइंडिंग करानी है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, CO2 की बाइंडिंग करानी है तो प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और एसिडिटी वो भी इंक्रीज़ होगी, मतलब एसिड हो जाएगा, pH जो है वो <7 हो जाएगा। ठीक है, pH <7 और बाकी इधर पे क्लोरीन शिफ्ट, हैम्बर्ग्स फिनोमिना, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, अच्छा एक और मस्त सा फैक्ट है कि बाइकार्बोनेट आयन जो है ये फास्टेस्ट एंजाइम है हमारे पूरे बॉडी का। ठीक है ना, सो ये सारा कुछ रहता है। और कौन कौन से आयन तो हमारे बॉडी में हो सकते हैं, NaCO3 और KHCO3। ठीक है, बाकी इसका आयन तुम बना लोगे सिंपल सा, नाइस। अब लास्ट में आता है रेगुलेशन ऑफ इन रेस्पिरेशन कैसे होता है। कुछ नहीं भाई, ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले न्यूरल कंट्रोल आता है एक तो, और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। सो न्यूरल कंट्रोल में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा नाम के एरिया पे प्रेजेंट होगा, जैसा कि हमने ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ा ही है पहले। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे होगा क्या कि कंट्रोल इनहेल और ये सारा एक्सेल करेगा, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन कर ले कि रेगुलेशन रेस्पिरेशन में सबसे प्राइमरी रोल किसका है, तो तुम फट से क्या बोलोगे, मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा। सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इसको बोलते हैं, जो कि कंट्रोल करेगा इनहेल एक्सेल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल। रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है भाई कुछ ना होता भाई, ठीक है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। ओके, जो रोल है ऑक्सीजन का वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। और ये वाला स्टेटमेंट भाई 3 से 6 बार मैं देखा हूँ PYQ एंड इधर उधर कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है, बाकी एक पोइटिन सेंटर होता है जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, जो कि पॉन्स वेरोलाई में होता है। ये मॉडरेट करेगा फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होता है। ये मेरा ANF एट्री नेट्रियोटिक फैक्टर जो कि दिल के अंदर प्रेजेंट है वो डिटेक्ट करता है राइट एट्रियम में। ठीक है, तो मान लो ये ब्रेन है और ये तुम्हारा पॉन्स का रीजन है। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा ये पूरा दिमाग था जो कि अब इधर से तुम्हारा ये पॉन्स वाला रीजन है इसमें। तो होता क्या है कि ये जो पॉन्स है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के मेडुला वाले रीजन पे अपना सिग्नल देता है कि चचा देखो यहाँ पे थोड़ा सा CO2 हाई हो रखा है और जो H+ आयन ज़्यादा हो रखा है, तो इसको रेगुलेट करिए थोड़ा सा। इसी को हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर को स्विच ऑफ इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, ताकि रिड्यूस कर सके ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, सिंपल सा। ठीक है, और रेस्पिरेशन का रेट ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि इंस्पायरेशन कम हो गई है, तो एक्स्ट्रा CO2 जो है वो फ्लश्ड आउट हो जाती है, फास्टर और डीपर ब्रीदिंग हो जाएगी। ओके, अब केमिकल कंट्रोल में कीमो सेंसिटिव रीजन आता है। आरोटिक बॉडीज़ होती हैं आर्च ऑफ आयोटा में, वहीं पे NF वगैरह वाला गेन यहाँ पे आ जाएगा। और कैरोटेड बॉडीज़ भी होती हैं विद द मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ ही जुड़ी होंगी। ठीक है, अभी आर्च ऑफ आयोटा जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है फॉर द प्रेशर ऑफ CO2 और कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन, सेम एज हेयर। ओके, बाकी यहाँ पे लिख रखा है कि हाई कंसनट्रेशन वो जो है अपना एंजाइम के बारे में पिछले पेजेस के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी ये सारा कुछ जो है पूरा फैक्ट बेस्ड है,
तुमको इससे एनसीईआरटी पे स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन बना नहीं सकते, और बाकी बनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजलेस रहेंगे। जैसे आरबीसी काउंट कर रहा है बहुत ज़्यादा, वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है ना, जिसकी वजह से कार्बोनिक एंड हाइड्रेज माइन्यूट कंटेंट में अपना सेम रहेगा प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड ऑल। क्यों? क्योंकि भाई सेम रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो डिफ्यूज़ ही नहीं कर पाएगा ना। ओके, अरे भाई टिश्यू के अंदर डिफ्यूज़ ही नहीं कर पाएगा ना ऑक्सीजन, अगर ये सारा कुछ सेम नहीं हुआ। ओके, सो ये सारा अपना कार्बोनिक एनाहाइड्रेट से ये बनेगा और ये बनेगा। फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ आवर बॉडी है, ठीक है। कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी ऑफ कोर्स, रिलीज़ करना है CO2 HCO3, ये सारा कुछ अपना रहेगा। और बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस तुमसे इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी बता देता हूँ ताकि तुम टेंशन वेंशन न लो। ये और सिग्मोइड का ऐसा कर्व होता है, ये लेफ़्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है। राइट शिफ्ट में अपना ज़्यादा ऑक्सीजन हो रहा है डिसोसिएट, लेफ़्ट साइड में कम हो रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएट, मतलब कि ऑक्सीजन की डिलीवरी लेफ़्ट में कम है और राइट में ज़्यादा है ऑक्सीजन की डिलीवरी टू टिश्यू। दैट्स इट, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इन पर। और बाकी ट्रांसपोर्ट का तो मैं बता ही चुका हूँ, ये वाले हैं सारे। ओके, क्या ही बनाएगा इनसे, और ये वापस से बकवास कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो इसको अगर तुम्हें पढ़ने का मन है तो खुद से पढ़ लेना, क्योंकि मेरा पढ़ने का मन नहीं है वही बार बार। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि एवरी 100 ml ऑफ DO2 ब्लड जो है वो डिलीवर करेगा 4 ml ऑफ CO2, ठीक है, 12 मिला। बाकी रेगुलेशन और रेस्पिरेशन अभी बताया। मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे पहला आएगा, दूसरा अपना पॉन्स वाला रीजन आएगा। पॉन्स वाला सिग्नल देगा भैया भैया यहाँ दिक्कत हो गई है, मेडुला भैया करो काम जल्दी करो। तो ये मेरा डीपर इनहेलेशन को करेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल मेडुला भाई हैं, और उसके बाद मेडुला भाई को रेगुलेट करने के लिए हमारे पोन भैया हैं। तो ये पॉन्स भैया क्या करते हैं कि इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से डीपर और फास्टर ब्रीदिंग हो जाती है। इसके बाद केमिकल वाले की मैंने बात की थी, यहाँ पे हार्ट के अपना कैरोटिड बॉडीज़ और मेडुला ऑब्लोंगेटा के एडजेसेंट पे कुछ रहता है जो कि हेल्प करेगा तुमको ये सारा कुछ रेगुलेट करने में, ठीक है। वहीं पे आप लिखा है कि मेंटेन करेगा, मॉडरेट करेगा रेस्पिरेटरी रिदम को। स्पेशलाइज सेंटर होता है मेडुला रीजन पे, जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहलाया जाता है, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस रेगुलेशन। दूसरा सेंटर है पॉन्स रीजन पे, जिसको हम न्यूमोटैक्सी सेंटर बोलते हैं, या फिर ठीक है, या फिर नहीं बताने की जरूरत है यहाँ पे। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सिंपल सा, और रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, देयर बाय अल्टर करेगा रेस्पिरेशन का रेट, सिंपल सा। और रेस्पिरेशन का रेट अल्टर करने का मतलब है कि हाई हो जाएगा रेस्पिरेशन रेट, क्योंकि तुम्हें ऑक्सीजन की डिमांड तो क्या है, अब तुम थोड़ी सी ऐसे सांस लोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अपना तीसरा आता है कि कीमो सेंसिटिव एरिया, जहाँ पे एडजेसेंट होता है विद द मेडुला ऑब्लोंगेटा पे रीजन पे, वहाँ पे कि हाईली सेंसिटिव एरिया होता है फॉर द अपना CO2 और H+ के आयंस पे। तो उसकी वजह से एक्टिवेट करेगा ये सारा सेंटर, जो कि सिग्नल करेगा कि भैया देखो नेसेसरी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, अगर नहीं करोगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए रिसेप्टर और एरोटिक आर्च, ये सारा कैरोटिड आर्टरीज जो हैं बॉडीज़, ये सारा देखती हैं कि क्या ज़्यादा है क्या नहीं ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग पे रेमेडियल एक्शंस लेती हैं कि ये करेंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे रोल ऑफ ऑक्सीजन जो रहता है इन रेगुलेशन रेस्पिरेशन इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वापस बता दूँ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब मेडुला जो है ये नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पे काम आ रहा है, तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह जो हैं इन पे एक्ट करके नॉर्मली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कराएगा। अब जो पॉन्स है ये देखता है भैया देखो ऐसा है कि CO2 H+ आयन मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो मेडुला भैया देखो मैं थोड़ी सी हरकतें कर रहा हूँ तो आप संभाल लेना, ठीक है। तो ये अपना क्या है कि दो एपनॉटिक सेंटर होता है और एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारे काम का है, जो कि इंस्पायरेशन को डिले कराएगा, अल्टर करेगा रेस्पिरेटरी रेट, और फास्टर अपना डीपर ब्रीथिंग आएगी। केमिकल में अपना कुछ नहीं, सेम एज पॉन्स रहेगा। प्रेशर और H+ आयन ज़्यादा दिखा हार्ट के आर्च को और मेडुला के पास वाले एरिया को, तो अपना दिक्कत करने लगेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नीड पे कि लंग का फ्लोटिंग टेस्ट जो है, ऑटोप्सी क्या होती है, पोस्टमार्टम होता है, जो कि काफ़ी टाइम बाद अगर बॉडी मर गई है तो उसके बारे में होता है। बाकी पर्सन अगर डेड है तो उसका एसिम्फेक्शियल अपना पोस्टमार्टम होता है, जो कि कंफर्म करता है लंग फ्लोट हुआ था या फिर नहीं होता। बेसिकली अगर किसी को भाई ज़बरदस्ती वो उसका गला घोट के मारा गया था तो उसके बारे में पता करना होता है कि अगर तुम पानी में डालते हो ऐसे पर्सन का जिसको गला घोट के मारा गया,
लंग्स के अंदर हवा नहीं जाने की वजह से, तो उसका लंग जो है फेफड़ा ऊपर रहने लगता है। तो लंग नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रेथ सम एयर रिमेनिंग नेवर एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसकी वजह से अपना नेगेटिव इंटरनल प्रेशर जो है वो पुल आउट करेगा वॉल्स पे, और ऑलवेज जो लोअर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ये होता है, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आ सकता है क्योंकि बहुत पहले आया है 307। इस चैप्टर से एक ही डिसऑर्डर बस अपने काम का है, जो कि है एम्फाइसीमा। बाकी अस्थमा तो अब क्वेश्चन आता नहीं है, बट ठीक है, मैच द कॉलम के साथ आ सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, डिफ़िकल्ट होता है ब्रीदिंग करने का, इसीलिए बहुत से लोगों को तुमने देखा होगा कि एक ऐसा इनहेलर टाइप सा लिए रहते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन अच्छे से लेने में हेल्प हो। ओके, एम्फाइसीमा क्या होता है? अच्छा, ये जो इन्फ्लेमेशन है ना, इसको हटा देता है वो जो इनका इनहेलर वगैरह रहता है, ऐसा कुछ रहता है। तो ऐसे यहाँ से ऐसे निकलती है हवा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, जैसे मान लो इसका ब्रोंक्यूल्स किसी का ऐसा है, तो ये फूला है, यहाँ पे फूला है, तो कंस्ट्रक्शन हो गई, तो इनहेल जब ये करता है तो ये इसको फैला देता है सिंपल सा। ओके, कुछ देर के लिए। एम्फाइसीमा जो क्रॉनिक डिसऑर्डर रहता है, एल्वियोलर वॉल डैमेज करेगी, रेस्पिरेटरी सर्फेस का डिक्रीज हो जाएगा। कुछ नहीं भाई, एम्फाइसीमा जो है, तुमने एक जो सीमा होती है वो तुमने त्याग दी है, क्या करके? सिगरेट की स्मोकिंग करके। तो जब तुम अपनी सीमा से बाहर जाते हो सिगरेट स्मोक करते करते, तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ये क्रॉनिक डिसऑर्डर बन जाता है, और एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे फेफड़े जो हैं उनका सरफेस काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है स्टेज चढ़ने उतरने में ही, ठीक है। सो एम्फाइसीमा क्या है? सीमा क्रॉस कर दी है तुमने सुट्टा फूकने की, जिसकी वजह से तुम्हारा क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया है, किस चीज़ का? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होने का, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा, एक और है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये इंडस्ट्रीज़ वाले लोग को होता है जो कि इनहेल करते हैं बहुत सारे फाइब्रस प्रोलिफरेशन वाली चीज़ें, जिनकी वजह से इनको फाइब्रस टिश्यूज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, कि लाइक गांठ बच जाती है, ऐसा मान लो तुम, फेफड़ों के अंदर कैंसर। बाकी इसी की वजह से धीरे धीरे वो कैंसर बनता है, बाकी सीरियस लंग डैमेज होता है। इसीलिए हर एक इंडस्ट्रियल वर्कर को जो कि डस्ट रिलेटेड सिलिका जैसी चीज़ें जहाँ उड़ रही हैं, वहाँ पे उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब पूरे समरी में बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि थोड़ा सा अलग है पूरे चैप्टर से, जो मैंने बताना है। अच्छा हाँ, ये तुम लोगों के लिए आइसक्रीम है आज, ठीक है। सो इन्जॉय करो आइसक्रीम मेरी तरफ से। वी हैव, अच्छा ये सारा कुछ हमने पढ़ चुका है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सी बात है कि वी हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि अपना 2 लंग से बना हुआ है, एसोसिएट करेगा एयर के पैसेज और परफॉर्म करेगा इट्स फंक्शन पूरे जगह। बस यही है अलग सी चीज़ें, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे भी तुमको लगता है कि एसोसिएटेड जो अपने लंग है ये सारा एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ द परफॉर्म करेगा दिस फंक्शन, दैट्स इट, और कोई अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है, पूरे एनसीईआरटी में वरना ही समझिए, ठीक है। ग्रेट। तो अभी हम कर रहे हैं रिवाइज का समथिंग 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। अच्छा, ये वॉल्यूम्स का क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था हर साल एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सो टीवी प्लस ईआरवी होता है, कहीं पे दिख रहा है टीवी प्लस ईआरवी, ये है ना। सो ए का 2 और बी का एफआरसी, ये रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस अपना ईआरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ये 4, ये हो गया आंसर। बाकी इसके ट्रिक तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम और तुम्हारी बीवी कितना खर्चा और कितना बचाते हो, है ना। होप सो, बट देखो बता देता हूँ। सो ऐसे वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस तुम और तुम्हारी बीवी 3000 रुपये कमाते हो, जो कि आईआरवी होता है, और तुम्हारी बीवी कमाती है टीवी 500 रुपये की। 3000 में से तुम बचाते हो 1200 रुपये अपना खर्च आरवी, और खर्च करते हो तुम 1100 रुपये, जिसको बोलते हो तुम ईआरवी। अब तुम्हारा खर्च और ये सब मिला के होता है टोटल लैंग कैपेसिटी, ठीक है। ये तुम्हारा खर्च और ये सब मिला के होता है टोटल लैंग कैपेसिटी। आईआरवी और टीवी मिलकर होता है आईसी, और टीवी और ईआरवी मिलकर होता है ईसी। तुम्हारा खर्च और तुम्हारी बीवी का खर्च मिला के होता है ईसी, ठीक है। और तुम और तुम्हारी बीवी जितना खर्च करके बचा सकते हो वो है अपना एफआरसी, और इन तीनों को आपत्ति काल में जो तुम यूज कर सकते हो वो होता है वाइटल कैपेसिटी। ओके, सो ऐसा कुछ इसका ट्रिक टाइप्स है, ठीक।
शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्मेट पे मैंने इसको अच्छे समझाया हुआ है। अभी गाइस रात के 3-4 बज रहे हैं, तो मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ अभी फिलहाल। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनवाने के लिए? सिंपल सा, प्रेशर ऑफ PO2 इंक्रीज कर दो, ये गलत है। PO2 इंक्रीज कर दो, लेस PO2 लो, ये तो सही है। और बाकी अपना एसिडिटी हाई, क्या यही होगा? ये तो क्या बकवास लिख रखा है, हाई टेम्परेचर। लो पे हाई कैसे हो सकता है? सो ये मेरा सेकंड हो जाएगा आंसर, सिंपल सा। अब बाकी हो तो तुम्हें पता है ना कि अगर प्रेशर O2 ज़्यादा है तो प्रेशर CO2 कम है, मतलब कि H+ आयन कम है, मतलब कि एसिडिटी कम है, एसिडिटी भी कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ये सारा चीज़ें तो तुम्हें बता चुका हूँ। ओके, अभी क्या बताना है? सीक्वेंस एंड स्टेप्स। अरे ये तो डायरेक्ट NCERT बेस्ड है। सबसे पहले क्या बताया था मैंने? ओ, डिफ्यूजन करेगा अपना एल्वोलर पे, अच्छा इधर पे, और डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, पल्मोनरी वेंटिलेशन, यूटिलाइजेशन, ये वाला सबसे लास्ट में होना चाहिए। ले, आंसर ही आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही तुम लोगों को भी सॉल्व करना है। जस्ट एक स्टेटमेंट देखो जिसके बारे में तुम टोटली श्योर हो, एंड देन ऑप्शन देखो। बाकी सब का तुमको फॉर्मेट पता ही चल गया होगा, मैच कर लेना, ठीक है? बाकी अगर तुम चाहते हो मैं बता दूं तो सुनो। सबसे पहले तुम्हारा पल्मोनरी वाला आएगा, ठीक है? पल्मोनरी मतलब लंग्स वाला एरिया। लंग्स के बाद वो एल्वियोलाई वाला एरिया पे आता है। सो ये तुम्हारा हो जाएगा एल्वियोलाई पे एक्सचेंज, ठीक है? एल्वियोलाई पे एक्सचेंज होने के बाद आता है कि उसको तुम ट्रांसपोर्ट करोगे, सिंपल सा। ऑफ कोर्स एल्वियोलाई के बाद ट्रांसपोर्ट होगा, इसके बाद टिश्यू, एंड उसके बाद वो यूटिलाइज करेगा। VC मैंने बताया था कि आपातकाल में से तुम टोटल खर्च और बचा के यूज कर सकते हो, वो होता है मेरा RV, हटा दो बस। RV बस जो होता है वो टोटल लंग कैपेसिटी में होता है, ठीक है? RV वाला तो बिल्कुल नहीं है। और ये तीनों चीज पहला आंसर हो जाएगा मेरा 4 का, ठीक है? बताया था ना गाइस, हर साल भाई लंग कैपेसिटी कुछ भी क्यों, वॉल्यूम वाले से बहुत क्वेश्चन है, ठीक है? Pneumotaxic center, identify the region of human brain which has pneumotaxic center, alter the respiration and duration. क्या है भाई? पॉइंट्स, दैट्स इट, ओके? बाकी मेडुला तो प्राइमरी है जो कि अपना रेस्पिरेशन में काम आएगा। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजी ह्यूमन कैन बी ऑक्सीजनेटेड, ब्लड अपना 5, और अगर CO2 का पूछ लेता तो 4 कर देता है भाई, ठीक है? जब द फॉलोइंग नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, नॉट ह्यूमिडिफाई करेगा, इनिशियल टेम्परेचर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये एक्सचेंज का पार्ट है, ठीक? सो पहला हो जाएगा इसका आंसर, नॉट कुछ है। द पार्शियल प्रेशर इन O2 एंड CO2 एट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पे तुमको लाना है तो तुम क्या करोगे? एल्वियोलाई पे लाना है बाहर से, एट एल्वियोलाई द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर, बताओ। साइट ऑफ डिफ्यूजन बोल दिया है, पार्शियल प्रेशर। तो इसका प्रेशर ऑफ जो O2 है एल्वियोलाई पे 104 होता है। सो अगेन, अब आगे प्रेशर ऑफ O2 CO2 जो है वो हर जगह ही अपना 40 होता है, और जब डीऑक्सीनेटेड वाला एरिया आता है तब 45 होता है, पर यहाँ पे ये डिफ्यूजन साइड पे कुछ है तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है? इसके बाद आता है फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द अपना फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वियोलाई। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फेवरेबल पूछा है तो हाई होना चाहिए, फॉर्मेशन लिखा है। अगर यहाँ पे डिसोसिएशन कर देता तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ओके? बट फॉर्मेशन पूछा है तो हाई PO2 होनी चाहिए, नहीं, हाई PO2 ये वाला होगा, लो, ठीक है, लेस H+, ठीक है? तो ये वाला आंसर हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है? आइडेंटिफाई करना होगा फॉल्स वाला, तो रेफरेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉल्स बताना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द O2 बाइंडिंग, ट्रू है तो। हाई कंसंट्रेशन फेवरेबल द ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
सेकेंड डिफॉल्ट है, ठीक है। बाकी द करेक्ट इवेंट occurring द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन पे मैंने बताया है सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब ये जो मेरा था फ्लैट हो जाता है डोम से और ये चीज़ें फैल जाती हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अंदर का वॉल्यूम कम होना चाहिए, सो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये भी ट्रू है, ठीक है। एक सेकेंड, अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए ना, इंक्रीज होना चाहिए था, प्रेशर इंक्रीजेस, अंदर का प्रेशर क्यों इंक्रीज कर रहा है ये, एक्सचेंज कर रखा है, सो 1 2 है क्या यहाँ पे, हाँ लिखा था। न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपना है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, प्राइमरी, सो डी का पी हो जाएगा, या पॉन्स O2 का अपना आरबीसी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, आरबीसी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। सबसे पहले ए का होगा क्यू, ए का क्यू, लाया आंसर ले आ गया। बी का आर है, हीमोग्लोबिन सही था। अच्छा, टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आओ मेरे दोस्तों, टोटल लंग कैपेसिटी एंड ऑफ द फोर्सफुल रेस्पिरेशन, क्या क्वेश्चन आते थे भाई, क्या ही बोलूं भाई, इतना बार पूछ रखा है उसने टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब पूरी जितने है तुम्हारा। ये क्या बता रहे, वीजिंग, वीजिंग मतलब अस्थमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, बहुत ही है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी, व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200, कुछ नहीं भाई, इसी पूछा है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और मैंने तुम्हें बताया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम का कोई रोल ही नहीं है, तो पागल बना रहा है ये सब देखे, क्या कर रहा है तुमको, टीवी प्लस एंड ईवी, ईआरवी, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 1500, पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ अस्थमा एंड एम्फाइसीमा, ब्रोंक्यूल सही है, डिक्रीज करेगा, पहला सही लग रहा है, इंक्रीज, 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 हाँ सही है पहले ये, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम 500 से है ये, एक आर, एक आर, आर वी 1200, एक आ क्यू, बी का क्यू, हाँ ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा सिंपल सा। बाकी वॉल्यूम से मैं तुम्हें बता चुका हूँ बहुत बार। रेस्पिरेटरी के तो मेरा हो जाएगा 1000 से 1100, और इंस्पायरेटरी 2500 से 3000। ऑक्यूपेशनल सिलिकोसिस, lungs are made up of air-filled alveoli because the residual volume which of the following cannot be measured by spirometer, vital capacity, यानी residual volume हो जाएगा, ठीक है। Lungs do not collapse between the breath of some airways because the lungs cannot be expelled. So 3 4 क्वेश्चन तो है, तो ये वाला हाँ, तो अंदर जो होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ऐसे ऐसे खींचता रहता है, दैट्स वाई ऐसा होता है, ठीक है। एक्यूपाइजर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स जो रहता है इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पे कम होना चाहिए, लेस देन द ब्लड, ही क्या बकवास कर रहा है, मोर देन द ब्लड, ऑफ कोर्स इसका ब्लड रहेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो मोर देन होगा सिंपल सा। रिडक्शन ऑफ पीएच विल बी, क्या कॉज करेगा, रिडक्शन हो रहा है पीएच का, पीएच का अगर कम हो रहा है वैल्यू, तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ओके एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये मेरा उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है CO2 के लिए, ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए डिक्रीज करेगा एफिनिटी, तो उसी का चल चल। When you hold your breath following with the first use to conserve breath, अच्छा तुम बेसिकली अपना होल्ड कर रहे हो ब्रेथ फॉर द फॉलोइंग चेंजेस, वो हो रहा है, तो सबसे पहला अर्ज क्या होगा, कैसे आएगी,
तुम्हारे अंदर ऑफ कोर्स CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, इसलिए एल्वुलर सरफेस एक्सचेंज ड्रास्टिकली डैमेज द एल्वुलर वॉल्स। ठीक है। अरे ये क्या दिक्कत हो गया, एल्वुलर की वॉल डैमेज कर रहा है ना। और अस्थमा तब होता है जब इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू कुत्तू। अरे आजा। थैंक यू सो मच। बाकी अगला चैप्टर रहेगा अपना बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है गाइस, पता है आधे से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इवन आगे के भी और बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज टाइप्स। पर प्रॉब्लम ये है कि उसको एडिट करने के लिए कोई है नहीं। सो लाइक 24 से 25 घंटे की मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है इन सारे चैप्टर्स की, जिसमें दुनिया भर की ट्रिक्स एंड ऑल है। सो थोड़ा सा डिले हो रहा है आई नो, तो मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं एडिट करके अपलोड करूँगा। ओके, सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मजे में रहो, और आ जाओ नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ते हैं। ओके।